मैं सैयद फ़हद इस वीडियो में जो भी कहूँगा अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के बिल्कुल सच कहूँगा। मैं इस टॉपिक पर वीडियो तो नहीं बनाना चाहता था और ना ही मैं किसी के किरदार पर बात करना चाहता था। मेरे लिए ये बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हैं और मैं यहाँ आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से। आज मैं सारी बातें क्लियर करने आया हूँ जो मेरे ऊपर बातें हो रही हैं और मैं इस टॉपिक पर पूरी एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा पुराना एडिटर लोगों को मिसगाइड कर रहा है मेरी पर्सनैलिटी को लेकर और मेरे काम को लेकर, और मेरे ऊपर बहुत सी फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है और आज मैं सारी एलिगेशंस को यहाँ पर क्लियर करने बैठा हूँ। पहली बात ये कहता है कि मैंने इसका मिस यूज़ किया है और सारे काम एक एक इसी से करवाएं। मेरा एक दोस्त था, अभी भी है वो, जिसका नाम समी, और वो मोस्टली यूट्यूबर्स के साथ कांटेक्ट में था। वो एडिट्स वगैरह करता था यूट्यूबर्स की। तो फहद भाई किसको कॉल आई, बोला यार मुझे ना एक बंदे की नीड है, तुम्हारे पास अगर कोई नजर में हो तो मुझे बताना, क्योंकि सारे काम मेरे संभाले, लाइक कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग और थंबनेल। और यहाँ पर इसने खुद ही कह दी ये बात कि इसको जब कांटेक्ट किया गया था इसको सारी चीज़ें पहले से इन्फॉर्म कर दी गई थी कि मुझे एक ऑलराउंडर बंदा चाहिए कि ये सारी चीज़ें वो संभाले। जब तुम्हें ये पता था कि तुमसे ही मैं सारे ये काम करवाऊंगा तो तुमने मेरी जॉब ही एक्सेप्ट क्यों की? मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी की थी तुम्हारे साथ। और सेकंड बात ये है कि ये मेरा कोई पहला एडिटर नहीं है, इससे पहले भी मेरे बहुत सारे एडिटर गुजर चुके हैं और वो सब भी अनएक्सपीरियंस थे। क्योंकि मेरा एक उसूल है, मैं न्यू कमर्स को मौका देता हूँ क्योंकि उनको कोई मौका नहीं देता, कोई आगे नहीं लेकर आता। और बहुत से ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं जिनके अंदर जज्बा है काम सीखने का, लेकिन उनको कोई मौका नहीं देता और वो फीसेस भी पे नहीं कर पाते। और आज भी वो जो मेरे पुराने एडिटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है और आज भी वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं न्यू कमर्स और नए लोगों को रखता हूँ अपने पास और मैं जितना उनको फ्री हैंड दे सकता हूँ मैं देता हूँ अपनी तरफ से, ताकि वो मुझे और मेरे काम को देखकर घबराए ना। इवन के उसामा को जब दिल करता था वो रूम में सो जाता था और जब ये सो रहा होता था तो मैंने इसको कभी जगाया भी नहीं, क्योंकि ये पूरी पूरी रात जागता था। ये बात मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोग। खैर वापस टॉपिक पर आते हैं। उन्होंने मुझे इस दौरान बताया कि भाई हमारा लाइक इजी काम होता है, मोबाइल पे सारी एडिट होती है, मोबाइल पे काम होता है। अगर ये आप लोगों को नहीं बताता कि हम फोन पर एडिट करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि हम फोन पे ही एडिट करते हैं। लोगों को लगता है कि हम इतनी वो करते हैं, मेहनत करते हैं। मैंने बोला सही है, ऐसा ऐसा काम है। यहाँ पर मेरा लोगों से मुराद मतलब एडिटर्स था। सुबह भाई को उठाया, मैंने बोला यार मुझे यहाँ पे जाना है, तो उसने बोला चलो ठीक है। सुबह 7 बजे हम लोग निकले और तकरीबन 7:30 या 8 बजे तक वहाँ पे पहुंचे। अब पहला एक्सपीरियंस ही मेरा ऐसा रहा, वहाँ पे पहुंच के मैंने उनको कॉल करना शुरू की। अब मेरे पास एक छोटा मोबाइल था और मेरा एक्स था जो कि मैं उसका यूज करता था, वो नॉन बीटी था वो भी। अब मैं उनको 1 कॉल की, 2 कॉल की, 3 कॉल की, फोन नहीं उठा रहे। जैसा कि मेरा पुराने सब्सक्राइबर्स और पुराने फॉलोअर्स को पता है, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ और फजर के बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, जिसका प्रूफ ये वीडियो। हमें हो गए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट वहाँ पे। अब मेरा भाई मुझे गुस्से से देख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उसको अपने काम के लिए लाया था और सुबह बंदे की नींद में पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने सुन लिया, जो बंदा पूरी रात सोता ही नहीं है तो उसके लिए सुबह की नींद ही इंपॉर्टेंट होती है। तो खैर वो मेरे साथ आया, सब कुछ किया उसने, लेकिन एक होता है ना कि यार जिस बंदे ने आपको बुलाया उसके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। कोई आ रहा है तो आप उसके लिए या तो थोड़ा सा उठ के रहो और या तो एक्टिव रहो, बट उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी। प्रोफेशनलिज्म की बात कर कौन रहा है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि प्रोफेशनलिज्म कहते किसे हैं। बेटा, जिस वक्त आप मोबाइल रख के सोने का इरादा करते थे ना, उस वक्त हमारे आधे दिन के काम हो चुके होते हैं। ये मेरी अभी की आदत नहीं, पुरानी आदत है और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं ना, उनको ये बात पता है। अब हमने क्या बोला कि यार 15 से 20 मिनट हो गए, वो बंदा आ ही नहीं रहा, तो हम लोग वहां से जाने लगे। अब जैसे ही वहां पे जाने लगे और पीछे इसका करता और हम लोग यहाँ से यूं जा रहे हैं, और अचानक से मेरे मन में कॉल आई, अबे कहाँ जा रहे हो भाई, पीछे देखो। मैंने पीछे देखा तो बंदा खिड़की में खड़ा होता। मैंने बोला शुक्र हमारी ख्वारी नहीं हुई। मैं ट्रेनिंग दे के वापस आ चुका था और विंडो में खड़ा होकर इसका इंतजार कर रहा था और काफ़ी देर वेट करने के बाद मैं खिड़की में खड़ा रहा और इसको देखता रहा। नहीं आया तो मैं शावर लेने चला गया था, क्योंकि मैं उसी वक्त ट्रेनिंग देकर आया था। मैं जैसे ही शावर लेने गया उसी वक्त पीछे ये आ गया और जैसे ही मैंने शावर लेके बाहर निकला और मैं बालकनी में जाके देखा तो ये जा ही रहा था। फिर मैंने ऊपर से आवाज़ दी, उसामा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने फ़ौरन इसको कॉल पे बात करी, फिर इसको बुलाया अपने पास और मैं सैंडो पहन के नीचे उतर गया। फिर उसके बाद मैं गया और हमने लाइक 2 साल पहले मैंने इसके साथ जो पहली वीडियो बनाई थी वो थी ये वाली, स्क्रीन में तुम लोग को शो हो रही होगी, हस्की वाली जो थी, वो मैंने पहली वीडियो बनाई और वहां से मुझे आइडिया हो गया अच्छा ये थोड़ा बहुत काम होता है। अब इसको पहली वीडियो में अंदाजा हुआ है कि ये काम होता है, क्योंकि टोटली अनएक्सपीरियंस था ये। इसको थोड़ा बहुत ही आता था, इसको इतना ज़्यादा काम नहीं आता था, लेकिन इसको शौक था कि मैं ये काम सीखूं और इस फील्ड में आऊं। आप लोग वो हस्की वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें सिर्फ कटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं, और वो ही इसकी पहली वीडियो थी। वो कटिंग भी मैंने इसके सर पे बैठ के इससे करवाई थी और इवन के उसका थंबनेल जो होता है ना, वो भी मैंने खुद ही क्रिएट किया था। और टोटल 9 वीडियोस के बाद अचानक से ये बिल्कुल गायब हो गया था, क्योंकि ये शुरू से ही भगोड़ा है और ये बात करता है प्रोफेशनलिज्म की। मैं इनको शुरू में एक बात बोलती थी कि यार मेरा और आपका माइंड मैच होने में मुझे तकरीबन 1 महीना लगेगा कि मैं। हाँ, आपको टाइम तो लगेगा ना काम सीखने में, क्योंकि आपने कभी किसी यूट्यूबर के साथ काम ही नहीं किया था। आप लोग ये पहली वीडियो जाकर देख लें, इसको काम के बारे में जीरो नॉलेज थी और ये इस वीडियो में खुद ही बता रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, जैसा कि आप लोग खुद जाके देख लें पहली वीडियो में। और अब
वाला काम में डिफरेंस देख सकते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ एडिट आती थी, बाकी कैमरा एडिटिंग से पहले मैंने कभी भी नहीं की हुई थी। और ये यहाँ पर मुंह से खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इसको सिर्फ एडिटिंग आती थी और कुछ नहीं आता था। और ये जिस एडिटिंग की बात कर रहा है, आप इसकी पहली वाली वीडियो हस्की वाली जाकर खुद ही देख लें। काम के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज, मगर फिर भी मैंने इसको काम क्यों दिया ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ये भी न्यू कमर था और आगे भी मैं न्यू कमर्स को मौका देता रहूंगा इंशाल्लाह। 4 सितंबर 2023 को इसने पहली वीडियो मेरे साथ बनाई थी, ये हस्की वाली, और इसकी आखिरी वीडियो 14 सितंबर 2025 को जो इसने आखिरी वीडियो मेरे साथ बनाई। तब से लेके अब तक आप लोग काम में डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कितना टाइम लगाया, कितनी मेहनत करी, और आज ये कहता है मुझे सब कुछ आता था। और ये इन सारे टाइम पीरियड में अक्सर ये मुझे बगैर बताए गायब हो जाता था। इसके मुझे ये बगैर बताए भाग जाने पर या तो मुझे खुद वीडियो एडिट करनी होती थी या मैं किसी अपने पुराने एडिटर से एडिट करवाता था। इसका मतलब ये है कि इसने जितनी भी मेरे चैनल पे वीडियोस एडिट करी हैं, ये सारी इसके हाथ की एडिटेड नहीं है। इसमें कुछ मैंने एडिट किए और जो मेरे पुराने एडिटर हैं उन्होंने एडिट किए, और कुछ इसने भी किए। बगैर बताए भाग जाने वाला प्रोफेशनलिज्म की बात करता है ये भगोड़ा। हमने साथ 1 महीना लाइक काम किया और 1 महीने बाद फिर हमने मुन्ना चपाटर वाली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। मुन्ना शपाटर की वीडियो इसलिए 1 महीने बाद बनी थी क्योंकि आप 1 महीने पहले मुझे बगैर बताए भाग गए थे। अब उस वक्त मैं था सैलरी पे, इसने मेरी रखी हुई थी 15 से 20 हज़ार रुपए सैलरी। जी बिल्कुल, आप उस वक्त बिल्कुल सैलरी पर थे और आपकी सैलरी 15,000 रुपीज़ थी। साथ आप ये भी तो बताएं कि आप जीरो नॉलेज और अनएक्सपीरियंस उसामा थे। काश मैं उस वक्त किसी और लड़के को मौका दे देता, कम से कम आज वो मेरी रिस्पेक्ट तो करता। आप कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं थे कि मैंने आपकी 15,000 सैलरी रखी और आप फिर भी मेरे पास आ रहे थे और मेरे पास जॉब कर रहे थे, क्योंकि आपको इस बात का इल्म था कि अगर आप कहीं और सीखने भी जाते तो आपको लाखों रुपए फीस देनी पड़ती। और यूट्यूबर्स अनएक्सपीरियंस लोगों को रखना तो दूर, उनके डीएम का जवाब तक नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, मेरी ही गलती थी भाई। तकरीबन आई गेस 1 साल बाद या फिर 4-5 महीने बाद इसकी शादी भी थी, तो ये ना थोड़ा उस काम में भी लग जाता था, ज्यादातर इसकी तरफ से छुट्टियां होती थी। जाहिर सी बात है, जब कोई मर्द अपने बलबूते पर शादी करता है, जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मेरे बाबा को करोड़ों रुपए का लॉस हुआ था और हम लोग बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चले गए थे और मेरे मम्मा बाबा दोनों मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और मेरी शादी की डेट फिक्स थी और हम उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। दैट्स वाई इसीलिए मुझे अपनी शादी के सारे मामलात मुझे अपने आप से खुद ही देखने थे। और इबाद भाई जो है वो बाबा के कामों में इन्वॉल्व हो गए, उनके बस रोज़ के ही कोर्ट कचहरी और मामलात में सारे चक्कर लगते रहते और यही एक रीज़न था कि मैंने शादी भी बहुत सिंपल तरीके से की। और अभी भी आप लोग जाकर निकाह वाली वीडियो में देख सकते हैं कि बाबा किस तरीके से रो रहे हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब थे। चलो मेरी तो शादी करीब थी तो मुझे अक्सर ऑफ देना पड़ जाता था, लेकिन आप ये बताएं प्रोफेशनल उसामा, इस सारे टाइम पीरियड में आप ना मेरी कॉल्स का रिप्लाई देते थे और ना ही मेरे मैसेजेस का। मुझे भी याद है, हम लोग पार्क में बैठे हुए थे, मुन्ना शपाटर का इंट्रो रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग। जैसे बोला यार देखो छुट्टियां बहुत ज्यादा हो रही हैं तो मुझे नुकसान हो रहा है, क्यों? क्योंकि महीने में वीडियोस कम बन रही है और रेवेन्यू ऑफ कोर्स कम बन रहा है। तो मैंने बोला सही है, आप क्या चाहते हो? उसने बोला कि यार हम लोग करते हैं पर वीडियो का हिसाब। आप ये भी तो बताएं प्रोफेशनल उसामा, जब मैं आपको उस टाइम पीरियड में आपको कॉल्स और मैसेजेस करता था तो आप उस दौरान गायब हो जाते थे, ना मेरी कॉल्स का रिप्लाई देते थे और ना ही मेरे मैसेजेस। यही एक रीज़न था कि मैंने आपकी सैलरी पर वीडियो कर दी कि मुझे लॉस हो रहा है। मैं बोला अच्छा पर वीडियो कितने? पर वीडियो का मतलब ये होता है मैं इसके पास जा रहा हूँ और हम लोग 3 बजे वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारी यही होता था। मैं इसके पास सुबह के 7 बजे भी जाता हूँ ना, हमारी वीडियो स्टार्ट 3 बजे ही होती थी। 1 मिनट, क्या कहा तुमने कि तुम सुबह के 7 बजे मेरे पास आते थे? जो बंदा सुबह के 7 बजे मोबाइल रख के सोने जा रहा होता है वो मेरे पास सुबह के 7 बजे कैसे आ सकता है? ये सुने आप जरा। वो मेरी बात सुन, मैंने उसको 12 बजे का शूट रखी है तकरीबन ना, तो अपने टाइम पे आ जाना, बस निकलने की तैयारी पकड़ो। 12 बजे इसकी शूट निपटानी है। उसको मैंने वो गाड़ी वाले को मैंने जो है ना, मैं काम से निकल गया था यार, वो अर्जेंट बेसिस पे आ गया था वो पंचायत ना, अभी बस 15 से 20 मिनट लगेंगे, बस थोड़ा सा काम रह गया, फारिग होता हूँ अभी मैं, गया हूँ मैं ज़रा काम से, बस पहुँचने की तैयारी करो तुम ना, सेट हो गया? यार अभी तो मैं उठाऊँ यार, फिर मेरे घर वाले अभी उठाए, मेरे को नाश्ता नहीं मिल पाएगा। 12 बजे तक निकल जाना, 12 बजे तक कोशिश करना पहुंच जाओ मेरे पास ना, 12:30 तक, बस ज़्यादा देर नहीं करियो, सही है? क्योंकि मैं फिर निकल जाऊँगा गाड़ी वाली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि तू फिर लेट करेगा, फिर तू बोलेगा मैं आ गया हूँ, मैं ये खड़ा हूँ, मैं वो खड़ा हूँ, 1-2 बजे तू आ रहा होता है, ऐसा नहीं करियो। 12:30 तक आ जाइयो, मैं 12:30 तक रुकूंगा इधर ही घर पे, वरना फिर मैं निकल जाऊँगा शूट करने के लिए उधर, उसके बाद गाड़ी वाली को 12:30 से पहले मैं कोशिश करियो आ जाइए। सामा प्रोफेशनल किस काम में था वो मैं आपको आगे चल के बता। मैं इसके पास सुबह के 7 बजे भी जाता हूँ ना, हमारी वीडियो स्टार्ट 3 बजे ही होती थी। नहीं गलत, मोस्टली तो वीडियो 5 बजे स्टार्ट होती थी क्योंकि 3 बजे तो सोकर आप उठते थे जनाब। मेरे पास पहुंचते पहुंचते ही आपको 4-5 बज जाते थे, मतलब शाम के, ऐसा नहीं समझेगा सुबह के, ये तो हो ही नहीं सकता। 3 बजे वीडियो स्टार्ट हो रही है और रात को मगरिब के बाद हम लोग कुछ काम नहीं करते थे, मना करता था, बोलता था वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि क्वालिटी डाउन हो जाती है रात के टाइम। भाई मैं आपको बता दूं, देखो सीरियस जो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब आप समझना मेरी बात को। असल में वो ये था कि मैं अभी 3 बजे उठा था, फिर नमाज वगैरह पढ़ी मैंने, फिर उसके बाद
अभी देर हो गई। 3 बजे तो सोकर तुम उठते थे, मैं तो सुबह फजर से पहले का उठा हुआ। अल्लाह पाक ने दिन बनाया है काम के लिए और रात बनाई है सुकून के लिए। अब आपने अपनी मसरूफियात रात की रखी हुई, तो इसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है। आज एक दिन गया इंट्रो बनाया, 2 दिन गया आधी वीडियो शूट हुई, तीसरे दिन गया पूरी वीडियो शूट हुई, चौथे दिन गया एडिट हुई, 4 दिन में एक वीडियो कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 दिन में गया एक वीडियो बनी, इसका मतलब मेरे पैसे बने। तो ये होता है पर वीडियो, भले आप वो एक दिन में बने, 2 दिन बने, 3 बने। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि एक वीडियो 4 दिन पर जाती थी। जब एक बंदा आएगा ही मेरे पास 4-5 बजे तक, तो मगरिब तक क्या ही वीडियो बन पाएगी। और हाँ, एक और बात, वीडियो 4 दिन पर नहीं, 1 हफ्ते पर चली जाती थी, क्योंकि तुम भंडी इतने मारते थे, कुछ आता जाता ही नहीं था तुम्हें। उसके बाद मेरे को लगा मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था कि यार इतना देर लगती है वीडियो बनाने में, 2-2 दिन लगते हैं। ये बात इसने खुद ही प्रूव कर दी कि इसको काम का कोई आइडिया ही नहीं था। पर वीडियो से रखा मुझे 1500 है। मैं बोला अच्छा। अब उसके बाद मैं गया 2-3 दिन की, वो मुझे पर वीडियो करके 1 महीने की सैलरी मुझे मिली तकरीबन 12,000 रुपए। यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको 12,000 रुपए मंथ के मिले थे। जब आप एक वीडियो 4 से 5 दिन में लगाएंगे एडिट करने में, तो आपको 12,000 ही मिलेंगे। और अगर आप पहली सैलरी से इतना ही डिसअपॉइंटेड हो गए थे, तो आप अगले मंथ से आए ही क्यों? आपको फायदा हो रहा था तभी तो आप आए ना। इतने सब्सक्राइबर, 9 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा जो 9 लाख सब्सक्राइबर वाले बंदे ने फिर भी तुम्हें रखा था, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस बंदे को, जिसने वीडियो ही मेरे पास आके पहली बनाई तो पता चला उसको कि काम होता कैसे। ये वाली बात तो आप बताना ही भूल गए। मुन्ना शबाना सीरीज में 1 मिलियन व्यूज दे रहा है और उसने सिर्फ एक काम करने वाला बंदा है, उसको वो दे रहा है 12,000 रुपए। हमारी इस बारे में कोई बात हुई थी, कोई ऐसी कमिटमेंट हुई थी, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कोई लिखा गया था कि अगर मेरे 100 मिलियन व्यूज जाएंगे या 200 मिलियन जाएंगे या 1 मिलियन जाएंगे, तो हम पैसे एक दूसरे से बांटेंगे? लेकिन इसके बावजूद जो मैं खुश होकर आपको पैसे दिया करता था, वो तो आपने इस वीडियो में बताया ही नहीं। तुम्हारा अगर शुरू के दिनों में ही मुझसे दिल खराब हो गया था और बकौल तुम्हारे कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा था, तो फिर तुमने मेरे पास 2 साल कैसे गुजार दिए? मैं तो ये सोच रहा हूँ, फायदा मैंने तुम्हारा उठाया या तुम्हें मुझसे फायदा हो रहा था? उस वक्त तुम्हारा दिमाग यहाँ था। तो मैंने बोला चलो, मैं इतना उस वक्त नहीं होता था पैसों में, ना मैं इतनी कोई बात करता था, क्योंकि मैंने बोला चलो ठीक है बंदा, मैं शुरू में हूँ, इतना सही है। मैं लेकिन हिसाब तो आप एक एक रुपए का लेकर बैठे हुए हैं। तो मुझे समझ आइडिया नहीं था कि आगे जाके भी ऐसा ही मेरे साथ कुछ होने वाला है। लेकिन बाद में तो आपको पता चल गया था ना कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ, तो फिर 2 साल क्यों? आधे घंटे का रास्ता था, जैसा मैंने तुम्हें बताया। आधे घंटे का रास्ता था, फिर भी तुम घर से निकलने का मैसेज करके 2 घंटे में पहुंचते थे। 200 का पेट्रोल मेरा निकल जाता था आने जाने में ही, तो तकरीबन 200 एक दिन, 200 2 दिन, 3 दिन का भी एवरेज नहीं लगाते, 400 मेरा ऐसे ही निकल जाता था। और उसके बाद तकरीबन हमारी महीने में वीडियो बनती थी सिर्फ 4 या 5, और तकरीबन मेरे ऐसे बनते थे 12,000 रुपए, 12,000 रुपए समथिंग कुछ बनते थे। यार मैंने क्यों नहीं हिसाब रखा? अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप प्रोफेशनल उसामा हो, मैं नहीं। और ये भी तो बताओ, मोस्टली पेट्रोल के पैसे मैं ही तो देता था। और वो जिस बाइक की बात तुम कर रहे हो मुन्ना शपाटर, वो हर दूसरे दिन खराब होती थी, तो उसे ठीक भी हमेशा मैं ही करवा के देता था। ऐसे करते करते मैंने इसके पास तकरीबन 1 साल काम किया। भाई इतनी नाइंसाफियों के बाद भी तुमने मेरे पास 1 साल गुजार दिया था। क्लैपिंग है इस पे। बोला क्या, मैं तुम्हें दूंगा चाबी। तो उसको पता था ये भी कभी कभी भाई चला जाता है, कभी ये घर पे लेट आता है नीचे, तो उसको खुद भी फीस देने का रीजन यही था कि आपकी आने की टाइमिंग कोई थी ही नहीं। मोस्टली सिर्फ 3 बजे तो सोकर तुम उठते थे, और मेरे 100 काम और थे। यूट्यूब वाहिद मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और भी मेरे सोर्स ऑफ इनकम है, और ये सब बातें मेरे पुराने फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स जानते हैं। तो बोला मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, तुम डायरेक्ट ऊपर आओ और छत पे जाके बैठ जाओ। मुझे छत पे एक कमरा दिया हुआ था, अगर मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं लगा दूंगा कि वो किस टाइप का कमरा था। और वो कमरे की ऐसी हालत होती थी मैं कि अक्सर वो झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगती थी, कमरे का लाइक ऐसा तहस नहस हुआ था। वो छत का कमरा था, हवा आती थी, मिट्टी भी साथ में आती थी। वेट, तुमने वीडियो लगाई नहीं, मैं ही लगा देता हूँ वीडियो। इसके मुंह में कोई चीज बची है। 9 लाख सब्सक्राइबर भाई के पास थे, और ना भाई के पास कोई स्टूडियो था। ओहो, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मेरा एक सवाल है तुमसे कि तुमने फिर जॉब क्यों नहीं छोड़ी मेरे पास? तुम वहां क्यों नहीं गए जो तुम्हें प्रॉपर स्टूडियो में बिठाते? अगर इनसे कभी पूछा जाए तो मुझे कहते थे कि यार वेम्पायर वगैरह को ना मैंने बताया था ये सारी एडिट का, और उसके बाद स्टूडियो का भी नहीं पता था उसको। मैंने बोला कि स्टूडियो का मतलब क्या होता है, स्टूडियो कैसे लेते हैं, तो ये सारी बातें इन्होंने मुझे बताई। और तुम वेम्पायर की बात करो ही ना तो अच्छा है। वो मेरे छोटे भाइयों की तरह, हमारा रिश्ता जितना स्क्रीन पर नहीं इतना बैक पर है, और ये अभी का नहीं, बहुत पुराना है। मेरे दिल में से, मैं मुंह पे नहीं बोल सकता था ऑफकोर्स, मैंने इनको दिल में बोला कि आपके पास कौन सा स्टूडियो है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते, इतने पैसे होने के बावजूद भी। खैर, और इस बात का जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही दे चुका। तो उसने मुझे अपने घर की चाबी दी उस वक्त। ऐसे बोला कि तुम आ जाना। अब मैं अगले दिन आया, मैंने चाबी से दरवाजा खोला तो उनकी पप्पू बाहर आ गई। बोला कि तुम ऐसे क्यों आए हो अंदर, बात कुछ है कि वो नीचे है, मेरी जवान बेटियां ये वो। मैंने बोला कि आपकी जवान बेटी को मैं थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट दरवाजा खोल के ऊपर जाऊंगा। उस वक्त इस बात की मैंने तुमसे अपॉलॉजी भी की थी। बोला नहीं ऐसा नहीं होता, मैं पुलिस को कॉल करी, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त फाद भाई घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। जाहिर सी बात है, मैंने जैसे बताया वो नहीं होते थे, अक्सर बुलाते थे और कहीं बाहर चले जाते थे। ऐसा क्या किया था उसामा तुमने जो वो पुलिस को कॉल करने लगी? तो उनकी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, फाद भाई की
मेरा कि बोला कि क्यों चीख रही है ये वो, तुम्हें जब फाद ने चाबी दी है तो तुम आओ डायरेक्ट ऊपर। मैंने बोला पता नहीं क्यों चीख रही है, मुझे नहीं पता। खैर मैं ऊपर पे छत पे चला गया, दोनों की थोड़ी बहस वगैरह हुई, फिर वो मामला सॉर्ट आउट। मेरी वालदा ने तुम्हें वहां पर डिफेंड भी किया था। उस वक्त तो मुझे वाकई में ये बात समझ नहीं आई थी कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। उसामा, हमें इस फील्ड में 12 से 13 साल हो चुके हैं। दी फन के दौर से कई एडिटर्स आए, कई एक्टर्स आए और चले गए। ये बात उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्या देखा तुम में उन्होंने, लेकिन वक्त रहने के साथ साथ मुझे चीज़ों का अंदाजा होना शुरू हो चुका था और मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। फिर फाद भाई आए और मैंने गाड़ी में बैठ के सारा मामला बताया। मैंने बोला देखो बंदी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अब तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई थी ना, फिर भी तुम रुक गए। भाई अगर मैं होता ना तो मैं तो नहीं रुकता। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? इससे फायदा नहीं है कि मैं आऊं, आपको चाहिए कि आप खड़े रहो वहां पे। तो बोला कि अबे छोड़ना है इतनी सी बातों को, मैं होता तो मैं तो चीखना शुरू करता था, करने लग जाता ये वो ना। तो इस तरीके का माइंडसेट था उसका। मैंने उसको इतना कुछ नहीं बोला। मैंने दिल में बोला कि यार ये आप लोग कर सकते हो ऐसा, अगर कोई चिल्ला रहा हो सामने रहा तो आप उसके सामने नाचना शुरू कर देता हूँ, बट मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा मोहल्ला जमा हो जाए, वो चीख रही है और मैं खड़ा रहूं और नाचने लग जाऊँ। हाँ, आप इस तरीके के बंदे नहीं थे और आप जिस तरीके के बंदे थे वो तो मुझे बाद में पता चल चुका था। मैंने उसको बोला कि फातिमा ऐसा नहीं करो, अगर मैं आ रहा हूँ तो काइंडली आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाओ और नीचे खड़े। मैं यहाँ पागल का बच्चा हूँ जो यहाँ शाम 3, 4, 5, 6 बजे तक हाथ बांधकर के प्रोफेशनल उसामा आ रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो या तो फिर अपनी खिड़की में खड़े हो, मैं आऊंगा डायरेक्ट कॉल करूंगा, आपका आधे घंटे का रास्ता आने वाला है, तो बस मैं थोड़ा एक्टिव रहूँ। यहाँ पर ये कौन सी कॉल की बात हो रही है जो तुम घर से निकलने से पहले 2-3 घंटे पहले करते थे और यहाँ पर मैं वेट कर करके दूसरे कामों से निकल जाता था? क्योंकि भाई मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन तो वेस्ट नहीं कर सकता ना। या फिर ये उस कॉल की बात हो रही है जो तुम यहाँ पर पहुंचकर नॉन पीटीए जेवी फोन से करते? मेरा XR था जो कि मैं उस वक्त यूज करता था, वो नॉन PTA था वो भी। तुम लोगों को एक और बात बताऊं, मुझे याद हो रहा है या तो इससे पहले या तो इससे बाद में ऐसे होता था कि अगर ये दरवाजा नहीं खोलता था ना, मैं आधे घंटे नीचे खड़े रहूं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। तायम्मी वाले सीन के बाद मैंने आपसे कीज वापस ले ली। तुम लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा, मैंने कोई व्लॉग डाला था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये है कि बाइक का सीन मैंने प्रॉपर दिखाया था, मैं किस तरीके से आता था। अक्सर बाइक में आ रहा होता हूँ तो मैं मस्जिद में रुकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दरवाजा नहीं खुलेगा, वो धूप डायरेक्ट मेरे मुंह पे लगती थी, तो मुझे कहीं रुकना जरूरी था। इसके घर के बाद मस्जिद थी, वहाँ पे ठंडा पानी आता है, मैं मुंह पे डालता था। मैंने बोला अब अगर मैं ख्वार भी हो जाता ना आधा घंटे इसके घर के नीचे, तो मुझे इतनी धूप नहीं लगेगी और मैं थोड़ा ठंडा रहूंगा। अगर ये भगोड़ा प्रोफेशनल उसामा टाइम की पाबंदी करता तो इसको मस्जिदों में जाकर वेट नहीं करना पड़ता। जब भी अपनी दरवाजा नहीं खोला था ना, मैंने ये केस को थोड़ा बहुत करने के लिए कि बंदा थोड़ा एक्टिव रहे इसके बाद भी, कि मैं अपने घर चला जाता था। अगर ये आधे घंटे में नहीं आता तो पूरा इसका दिन जाया कर देता था, मैं ना कॉल उठाता था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यार आप अगर कोई बंदा आ रहा है तो आपको इतना ख्याल रखना चाहिए कि आधे घंटे के सफर करके आ रहा है, आप उसके साथ इतना कॉपरेट ही नहीं कर पा रहे हो, ये चीज गलत है। सुबह 5-6 बजे सोने वाला बंदा मुझे सिखा रहा है कि एक्टिव रहते कैसे। टाइम वेस्ट तो वैसे भी तुम रोज ही करते थे, इसीलिए पूरी एक वीडियो एक हफ्ते पर चली जाती थी। फिर उसके बाद हम लोग जब गाड़ी में बैठे हुए थे, मैंने उसको सारा मामला बताया कि आपको बोला यार मैं फिर ऐसे ही चला जाया करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप तो होते नहीं। उससे बोला कि भाई तुझे लाजमी है कि अगर मैं घर पे ना हूं तुझे लाजमी है कि तू अपनी अपीयरेंस दे मुझे। मैंने बोला कि मैं फिर इसका मतलब ये पूरा दिन खड़ा हूं? उसने बोला हाँ तू पूरा दिन खड़ा है, मैं जब तक नहीं आता तेरा काम है, तू आया अगर कोई कंपनी में, ये ना फिर कंपनी से शुरू कर देता था अपने यूट्यूब की फील्ड को, ये नॉर्मल कॉल सेंटर या फिर कंपनी से, इस माइंडसेट वाला बंदा था ये। बोला अगर तू कोई कंपनी में जा रहा है तो तुझे अपीयरेंस देना लाजमी है। बंदा रूल फॉलो करता है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स हो या मजदूरी करने वाले मजदूर, हर दिन वो रूल्स फॉलो करते हैं, तभी महीने के एंड में हक हलाल की रोजी उनके हाथ में आती है। माइंडसेट की बात करते हो तुम, पहनना ओढ़ना तुम्हें नहीं आता था, 4 लोगों में बैठकर बात करना तुम्हें नहीं आती थी, किसी एक भी एथिक्स का तुम्हें नहीं पता था। तुम्हारा क्या माइंडसेट था वो मैं एंड में बताऊंगा। हम लोग गाड़ी से उतरे और हमारी ऐसी कोई बातचीत हुई थी, हम लोग दरवाजे की तरफ खड़े हुए थे अपनी, तो मैंने कुछ ऐसी बात बोली थी, मुझे याद नहीं है। तो उसने बोला एक काम कर तू यार चला जा फिर, अगर तुझे नहीं करनी तो ये काम नहीं करनी। बात है दूसरे महीने में हमारी इतनी थोड़ी बहसबाजी शुरू हुई थी, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, नहीं यार उसामा चिल कह रहे हैं। तुम्हें सारे मतलब की बात याद रही लेकिन ये बात याद नहीं रही। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन इसको मैंने डांटा था इसके रोज लेट आने पर और इसकी छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन करने पर, और इसकी वजह से मेरे काम और मेरी वीडियो सारी पेंडिंग पे जा रही थी। मैंने उसामा को उस दिन कहा था कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट देखकर तुम्हें रखा था। मैंने उस दिन ये भी इसको कहा था कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा तो तुम छोड़ के जा सकते हो, तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो फिर तब तुम छोड़ के क्यों नहीं गए? उस वक्त भी रोज लड़के मुझे मैसेजेस करते थे, DM करते थे कि फाद भाई हमें रख ले, हम फ्री में आपके साथ काम कर लेंगे, बस हमें अपने साथ रख ले, हमें आपके साथ काम करने से एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके साथ काम करने का मौका भी मिल जाएगा। अगर तुम ये काम उसी वक्त छोड़कर चले जाते तो किसी ऐसे लड़के को मौका मिलता जो ये चीज़ें डिजर्व करता। मेरा तो ये उसूल है कि मैं किसी को जॉब से खुद से नहीं निकालता, लेकिन तुम्हें तो मुझसे 1000 शिकवे थे, ये तो मुझे अब पता चला। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ के चले गए? तो अब ऑफ कोर्स एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आपके पास कोई आए और आप इस तरीके से करो। और अक्सर मैंने अपने ब्लॉग में ये चीज दिखाई है कि फास्ट भाई कहाँ पर हो, भाई कहाँ पर हो, ये स्क्रिप्टेड नहीं होती थी, ये रियल में होता था। मुझे पता है कि यहाँ पे नहीं होना है, मैं घर इसके घर पे जाऊंगा नहीं होगा, तो मैं जब तक ब्लॉग खींच देता था अपना। खैर फिर उसके बाद वो तो सुधरा नहीं और मुझे थोड़ा बहुत इसमें कॉपरेट
वेट करना पड़ा। और फिर जब मैं निकलने से पहले उसको मैसेज कर देता कि फाद भाई मैं आ रहा हूँ, ये वो अक्सर फिर ऐसा दोबारा भी होता था कि वो निकल जाता था। मैंने बोला चलो ठीक है यार, खैर। आप अपने व्लॉग में ये भी तो साथ दिखाते कि टाइम क्या हो रहा होता था। फहद भाई तुम्हारा इंतजार तब करते हैं ना जब तुम्हारा कोई स्पेसिफिक एक टाइम होता आने का। एक साल बाद मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा गुजारा नहीं हो रहा था यार इसमें। मैंने बड़ी मुश्किलों से इससे सैलरी की बात की थी बढ़ाने की, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूं, मैं नहीं करता पैसों की बात, अपनी सैलरी पे ही बात नहीं करता, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अब ये यहाँ पर कह रहा है कि एक साल बाद इसने मुझसे सैलरी बढ़ाने की बात करी और उस एक साल में मैंने इसकी वीडियोस में अपना फेस दिया। ना सिर्फ फेस दिया, अक्सर कंटेंट आइडियाज और हत्ता के कैमरामैन भी मैं इसका बन जाता था। पूछूंगा कौन सा इंजन लगा हुआ इसके अंदर, फिर फाद भाई वो वाइड एंगल में। ये सब तुमने क्यों नहीं बताया भगोड़े उसामा? अगर इसको फायदा हो रहा था मेरी जात से तो इसीलिए तो ये मेरे पास आ रहा था। ये बात ये खुद भी जानता है कि मैं दूसरे लोगों की वीडियोस में जाने के लाखों रुपए चार्ज करता हूँ, सिवाय उन लोगों के जिनको मैं पर्सनली जानता। अगर मैं उन वीडियोस का हिसाब करने आया तो तुम कहाँ जाओगे भगोड़े उसामा? यहाँ पर आप इसके चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, 95% वीडियोस मेरे फेस के साथ है मेरी थंबनेल पर। अब इस बात के बाद मुझे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसे दुनिया जानती है। मैंने उसको बोला कि फाद भाई ऐसा मुझे सैलरी दी, उसमें मेरी सैलरी कुछ महीना खत्म होता। मैंने बोला फाद भाई मुझे अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी है। सुना अच्छा बता क्या बात करनी है। मैंने बोला यार ये 12-15 हज़ार में तो गुजारा नहीं हो रहा। वो उसने बोला कितनी करनी है? मैंने बोला 35। उसने बोला 35 तो नहीं। ऐसा बोला मैं तुझे कर दूंगा 25। उसने 25 बोला या 30 बोला। मैंने बोला नहीं 25 नहीं 35 ही होगी, क्योंकि मुझे पता है कि 5 हज़ार मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे। हाँ मैं इसको ये बात बोली थी कि 5 हज़ार मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे और आना जाना तकरीबन 30, फिर वो बचेंगे 30 हज़ार एंड में। बोला अच्छा। तो उसने बोला क्योंकि लाइक ऑफकोर्स जब मेरी 12 सैलरी थी तो खाना वाला भी इसकी तरफ से होता था, अगर मैं वो भी ऐड करना शुरू कर दे तो मेरे पास महीने में कुछ भी नहीं बचेगा। अब मुझे इसका माइंडसेट नहीं पता था कि जब भी ये पैसे बढ़ाता है तो ये रूल बनाना शुरू कर देता है। रूल कैसे, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। रूल नंबर 1 ये था कि खाने के पैसे मैं नहीं दूंगा, मतलब वो नहीं देगा। रूल नंबर 1, छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे कितने, 1400 रुपए। और भी इसमें बहुत सारे रूल बने थे तो मैं उसमें एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने बोला चलो ठीक है भाई वो छुट्टी कहलाएगी क्योंकि तू आया नहीं। अगर चाहता तो आ सकता था, क्योंकि मैं भी गया काम पे। और आज जो है ना अहमद वॉचेस वाले ने बुलाया था, आज जो है उसके पास जाना था। अब पंचायत मार दी तुमने भाई। बुध के दिन जो है ये लड़का जो है ना ये 3 बजे आया और आज है जुमेरात के दिन ये लड़का आया तकरीबन 1 बज के कितने बजे आया तू सामा? 1:45, मतलब 1 घंटा 30 मिनट लेट है। 20 मिनट हम कटा देते हैं ना, क्योंकि रास्ता भी तो होता है, समझ रहे हो? वही मेरी बात सुन, मैंने उसको 12 बजे का शूट रख लिया है तकरीबन ना, तो अपने टाइम पे आ जाना, बस निकलने की तैयारी पकड़ो। 12 बजे इसकी शूट निपटानी है। उसको मैंने वो गाड़ी वाले को मैंने जो है ना यार अभी तो मैं उठाऊँ यार, वो नाश्ता नहीं मिल पाएगा। अब आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मेरे रूल्स बनाने के पीछे क्या रीजन था। एक बात बता रहा हूँ वो तुम लोगों ने दिमाग में रखनी है। जब मुझे इसको लाइक 3रा-4था महीना हो गया था ना, मैंने और यूट्यूबर्स को लाइक वो अप्रोच करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जब मैं अगर फॉर के बाद से 12 बजे मैं तकरीबन जाता था 2 बजे बैठ के, और तकरीबन मैं 9 या 10 बजे मोस्टली 12 बजे फ्री हो जाता था। मैंने बोला यार मैं 1 घंटा और घर जाके अगर काम कर लूँ किसी के पास या किसी की एडिट कर लूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा ऑफकोर्स काम बढ़ेगा। तो मैंने यूट्यूबर्स को मैसेज करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पे कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो और मैं ऐसे काम करता हूँ। अब इसके सामने मैं मैसेज करता था इसको, ये इसको लग रहा होता है ऐसा कि कौन नहीं जवाब देगा, माँ जब को मैंने मैसेज किया और बहुत सारे यूट्यूबर से। मिशकात भाई ने जवाब दिया, मिशकात बोला सही है। मैंने उसको बता दिया वो बात कि मैंने बोला ये देखो जवाब आएगा। उसने उससे बोला कि चलो सही। उसने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट जब मैं नीचे उतरा माइक की तरफ बैठने के लिए जाया तो उसने बोला यार ये सब तू छोड़, एक काम कर, तू मुझे प्रमोशन ला के दे और तू मेरा काम, जब मेरा काम बढ़ेगा ऑफकोर्स तेरे पैसे बढ़ेंगे। प्रमोशन ला इसमें मैं तुझे 10, अगर तू फॉर 1 लाख की प्रमोशन ला रहा है तो 10% तेरा होगा, ये वो इस चीज पे भी राजी हुआ मैंने। और ये जो यहाँ पर बात कर रहा है दूसरे यूट्यूबर्स को अप्रोच करने की, इसके जैसे लाखों लोग उनको मैसेज करते होंगे, लेकिन इसके पास उनके कांटेक्ट कैसे आए? ऑब्वियसली मेरे थ्रू। वो इसको कैसे जानने लगे? ऑब्वियसली मेरे थ्रू कि ये सैयद फहद का एडिटर है। अगर मेरे दिल में कुछ होता ना, मैं इसको कॉन्टेक्ट्स बनाने की भी इजाजत नहीं देता। जाहिर सी बात है ये मेरे साथ होता था, तो जब हमारी यूट्यूबर्स की मीटिंग होती थी सबसे पहले ये नंबर शेयर करता था। इसका मेरे साथ तो कांटेक्ट था ही, लेकिन मेरे साथ साथ दूसरे यूट्यूबर्स के कांटेक्ट में भी आ गया था। बेसिकली डे 1 से ये मेरे साथ फेम के लिए ही था, बस मैंने ही समझने में देर कर दी और आज ये उसी फेम का गलत यूज कर रहा है। ऐसे ही नहीं कोई 2 साल गुजार देता है किसी के भी साथ, अगर उसको इतने मसले और शिकायतें हो तो। मेरे पास से जॉब छोड़ने के फौरन बाद ही एक और यूट्यूबर्स के पास गया ये, जिनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इवन के वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। यार अगर मैं चाहता तो उन्हें कॉल करके मैं मना कर सकता था और वो मेरी कभी कोई बात नहीं डालते, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसको बोला कि आप भी अपना चैनल बनाओ दूसरा। जो हम लोग ना ऐसे थे, हम लोग अपनी वीडियो बनाते तो हमारे साथ जो 2 लड़के और होते थे ना, हम लोग अगर तीनों हम लोग सारे मिल जाते थे ना एक साथ, हम लोग इतनी मजाक मस्ती करते थे कि अगर हमने वीडियो बनाना शुरू कर दी ना उसकी, तो आप लोगों को इतनी पसंद आएगी वो, और वो ऑडियंस को इतनी पसंद आने वाली वीडियो होगी कि वो हम लोग रैंडम तफरियां करते थे और हम लोग उसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं और वो तकरीबन 8 से 9 मिनट की वीडियो ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ पर इसने खुद ही बता दिया है, चाहे हम वीडियो शूट पर हो या मैं इसे कहीं भी लेके जाता, तो इसका
सारा फोकस लोगों से कांटेक्ट बनाने या हंसी मजाक और तफरीह में गुजर जाता था। बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर होता था इसका। अक्सर मैं इसको डांटता था, मैं बोलता था पहले वीडियो शूट कर लो, उसके बाद जितना चाहे हंसी मजाक करना है कर लेना, लेकिन पहले काम कर लो। ये भी एक रीजन था कि मेरी वीडियोस में इतनी लंबी हो जाती थी, एक एक वीक लग जाता था वीडियो को रेडी होने में। मैंने उसको बोला फात भाई ये करो, और हमारे पास फूड के इतने प्रमोशंस आते हैं, हम लोग उसमें डाले करेंगे। तो उसने बोला हाँ सही है। और जब उसको बना था मिशकात भाई का फूड का चैनल, तो उसने बोला चलो ठीक है यार बनाते हैं, और सही है तू अपना चैनल बनाया। ये वो मुझे उसने बात बोली थी तकरीबन 1 साल बाद इसे बनाया, और दूसरे महीने या तीसरे महीने की जो बात मैंने तुम लोगों को बोली, ऐसे बोला कि मेरा जब काम बढ़ेगा तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे। तो इस बात का कोई सेंस बनता है कि ये बताएगा मुझे कि चैनल बनाना है कि नहीं। हाँ, लेकिन हम आइडियाज बैठकर जरूर डिस्कस किया करते थे कि मुझे इन फ्यूचर इन चीजों पर काम करना है। हम लोग अपना पहला चैनल नहीं संभाल पा रहे, 4 वीडियोस आ रही है वो। मैंने बोला फात भाई देखो, मेरे पास सारा प्रूफ है इस चीज का, मैं तुम लोग को यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, ठीक है। मैंने उसको बोला फात भाई देखो, मैं आपके पास इतनी जल्दी आ रहा हूँ, मेरा इसमें इतना कोई फायदा नहीं था। मैं चाहूँ तो मैं 3 बजे आ रहा हूँ, 5 बजे के बाद वीडियो नहीं बनती, तो मैं चाहता हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे तो महीने में सैलरी मिल रही है, जो भी हो जाए। की टाइमिंग क्या थी वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुका। यहाँ इसके मुंह से खुद ही सच निकल गया। ये 3 बजे जाकर आता था और 5 बजे वीडियो जाकर स्टार्ट होती थी। तो मैं समझता नहीं था कि मैं हलाल नहीं करूँ और मैं मेहनत नहीं करूँ, क्योंकि मेरी ये फील्ड थी और मुझे इस काम में मजा आ रहा था। कभी आप बोलते हो कि मैंने आपको काम करने में बहुत प्रेशराइज करके रखा हुआ था, और कभी आप बोलते हो मुझे तो काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। ये चल क्या रहा है? और मैंने इसका इतना साथ दिया जो इसने अपने बैठ के दिमाग में भी नहीं डाला हुआ कि यार ये बंदा ऐसा कर रहा है, मेरे लिए इतना कॉपरेट कर रहा है। भाई आप सैलरी लेते थे उस चीज की, और सैलरी को हटाकर भी मेरे साथ रहने का आपको उससे ज्यादा फायदा था, क्योंकि आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो जो बकौल आपके, जो मैंने 2 साल तक आपके साथ नाइंसाफियां की, आप पे जुल्म किया, मगर आपको फिर भी मजा आ रहा था और आप सहते रहे। आप कोई एहसान नहीं कर रहे थे, ये आपका काम था। और साथ आप ये तो बताना भूल ही गए, मॉर्निंग की वीडियोस आपकी वजह से कैंसिल होती थी अक्सर, या फिर मुझे खुद जाकर निपटा के आनी पड़ती थी। जो मामला हुआ है ना, जो मेरे साथ स्कैम हुआ है, वो इसी चैनल की वजह से हुआ है। कि अच्छा, स्कैमर हूं ना भाई, लोगों के साथ स्कैम करता हूं ना। कैसे हुआ है? अब जैसे कि शुरू में मैंने अपनी वीडियो में अल्लाह का नाम लेके वीडियो स्टार्ट की थी, और कम से कम ये एक बात ही याद रख लेते पूरी वीडियो में। हम लोग भी इस बात को जानते होंगे कि मेरे अलावा इसके पास ना कोई कैमरा मैन है, ना कोई एडिटर था, और ना कोई थंबनेल मेकर था, ठीक है। 6 काम मैं करता था। उसके पास दूसरे चैनल के भी, पहले चैनल के भी, कैमरा हैंडलिंग पहले चैनल का, थंबनेल मेकिंग पहले चैनल का, और एडिटिंग पहले चैनल की। यही सेम काम मैं दूसरे चैनल पे भी करता। ये बात आपको 2 साल बाद मेरे पास काम छोड़ने के बाद याद आई? आपसे क्या कहकर कांटेक्ट किया गया था कि मुझे एक ऑलराउंडर बनना चाहिए, आपको कोई जबरदस्ती हायर नहीं किया गया था। ये हुआ कि रमजान आ गए, और रमजान में इसको अपने दूसरे चैनल पे सही ग्रोथ मिली, जो कि मस्जिद वाला मामला हुआ था। यहाँ पर मैं मस्जिद वाले मामले पर एक वर्ड भी कहना नहीं चाहता, और तुम भी शिद्दत फैलाना बंद करो। ये मामला हमारे दरमियान में सॉर्ट आउट हो चुका है। जो उसने मेरी 35 सैलरी रखी थी, उसमें कितनी परेशानी इसने मुझे दी है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। गराजा इसने की है। और खुद आप कितने गलीज इंसान थे, ये बात तो आप बताना भूल गए। कोई बात नहीं, आप जो जो बताना भूल गए वो सारी बातें मैं बताऊंगा एंड में। प्रेशराइज किया गया है, इतना ज़हनी दबाव आया मेरे सर पे कि यार मैंने पूरी जान लगा के इसके लिए कोऑपरेट किया, इसका काम को अपने काम की तरह समझा, और इन अगर ये मेरे साथ ऐसा वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आखिर तक आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जितनी भी बहसबाजी अगर हुई होगी तो तकरीबन पैसों के मामले को लेकर ही हुई होगी, क्योंकि ये बंदा इतनी कंजूसी करता था या इतनी उंगलियां करता था इस चीज को लेकर कि मुझसे वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी। कैसे? नहीं, हम पैसों की वजह से बहस नहीं हुई, मैं आगे बताऊंगा कि असल वजूहात थी क्या। मेरी 35 सैलरी रखी मैंने, जैसा कि तुम लोगों को बताया, और उसके बाद ये हुआ कि इसने उस मस्जिद वाले मामले के बाद इसने रूल्स एंड और करना शुरू कर दिए। ये भी तो बताओ आप कि फॉलो आप एक भी नहीं करते थे। बंदा था, इसको पता था कि यार मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, मैं रात को इसके बाद से 12 बजे फ्री होता हूँ, घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, 2-3 बजे मैं सोता हूँ, मैं 10 बजे 9 बजे मैं कैसे उठूंगा? ये बात इसने खुद ही कह दी कि मैं यहाँ पर थोड़ा लेट उठता हूँ। कि आप थोड़ा नहीं, बहुत ही लेट उठते, कि जो पूरी रात आप अपनी काली करते हैं। रात को आप 2-3 बजे तक क्या कर रहे होते थे? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। इस वीडियो में जो जो बातें आपने नहीं बताई ना, बैठा हूं ना, मैं सब बताऊंगा, मगर थोड़ा सा इंतजार रख। ये तो इसने बगैर प्रूफ के साथ बातें की है ना, मैं इस वीडियो में एक एक बात प्रूफ के साथ बताऊंगा। मैं 10 बजे 9 बजे मैं कैसे उठूंगा? तो इसने इस चीज का फायदा उठाया। मैं तुम लोग को यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा कि मैंने, जिसमें इसने मेरी पहले 10 बजे की टाइमिंग रखी हुई थी। मैंने बोला फादर ये नहीं हो सकता, तो इसने मुझे क्या रिप्लाई दिया, मर्जी तुम्हारी देख। मैं आगे बात करता हूँ यार, ये 10 बजे मैं नहीं आ पाऊंगा, और फिर ये ऐसे पैसे कटेंगे तो फिर फायदा नहीं है यार फात भाई, मैं फिर ये टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है बाकी। देख, अगर मैं चाहता तो तेरे ईद के 3 दिन के पैसे कटते, 14 तू लगा ले 3 दिन के 1400 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अगला बंदा किसी और को मैं अगर बुलाऊंगा, आया करूंगा, जाहिर सी बात है मेरे पैसे लगेंगे उसमें। तो तेरा काम है ना, ईद के दिन 3 दिन चल, तेरा 1 दिन का था सीन के भाई तू कुर्बानी करेगा, तो मैं मानता हूँ चलो यार उसमें मसला नहीं है उसके पैसे। अगर वो जो 2 दिन है ना, उसमें तो तू फारिग था, फजूल में तू सो रहा था, सुकून ले रहा था, घर में था। ईद के 2 दिन तो कम से कम आता। ये भी बात है ना, अब दोनों दिन के मैंने पैसे नहीं काटे, ये भी तो सोच। ये सब चीजें तू देख रहा है तो वाली चीजें भी तो देख। मतलब इसके मुताबिक ये था कि अगर आप ईद है तो भी आओ, बस आप आओ, मैंने आपको अगर पैसे दिए तो मैंने आपको पूरा खरीद लिया, मेरे पास 24 घंटे हैं। यहाँ पर इसने तुम लोगों को अपने मतलब की वॉइस सुनाकर मिसगाइड किया। अब मैं तुम लोगों को पहले पूरी वॉइस सुनाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 12 बजे की तेरी टाइमिंग है, तू 4:30 बजे आ रहा है। टाइमिंग तो देख, वेडनेसडे वाले दिन 4:30 बजे आ पाए थे। आज के दिन के तो मैंने काटे भी नहीं। अगर रोज के काटने लग गया ना, फिर तो तेरे कुछ बचेंगे ही नहीं। तो मैं तो सिर्फ सिंपल सी बात कहता हूँ भाई, टाइम पे आओ,
जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी फारिग हो। सिंपल। मेरे को कोई शौक थोड़ी है तेरे पैसे काटने का, पहले नहीं काटता था। ये तो मैंने रूल इसलिए वजह से बनाया क्योंकि तू टाइम पे नहीं आता। जब टाइम पे आना बंद कर देगा, टाइम पे आएगा, तो तेरे पैसे फजूल में मैं क्यों काटूंगा, खुद बता। मैं तो तेरे को बोलता था भाई 9 से 9 की टाइमिंग करो, बहुत अच्छी टाइमिंग है। क्योंकि मैं खुद 9:30 9:30 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 10 बजे तक पहुँचता हूँ घर पे ना, वहाँ से काम से फारिग होकर जहाँ मैं जाता हूँ इधारे में। तो मैं खुद आता हूँ, फिर मेरी आँख लग जाती है, कभी मैं सो जाता हूँ, तो ऐसा सीन है। तो ये होगा मैं वहाँ से आया डायरेक्ट वही काम पे स्टार्ट होगा, चलो भाई काम वाम ये वो, इधर उधर भागे, इधर भागे उधर भागे। कहने का मकसद 9 से 9 टाइमिंग भी सही है, अपना सुकून से जाके सो जाओगे दोबारा। एक तो पता नहीं तेरे को क्या तकलीफ है सुबह उठने में, 12 बजे उठने में भी तेरे को मसले मसाइल है, समझ से 12 बजे। अब तो भाई जो टाइमिंग दी है उस टाइम पे आओ ना, कंफर्म टाइम पे, वरना पैसे कटेंगे फिर तो जाहिर सी बात है। क्या बोलूँ बस, समझता है तू बात को। देख अगर मैं चाहता तो तेरे ईद के तीनों दिन के पैसे कटते, 14 तू लगा ले 3 दिन के 1400 रुपये के हिसाब से। क्योंकि अगला बंदा किसी और को मैं अगर बुलाऊंगा आया करूँगा, जाहिर सी बात है मेरे पैसे लगेंगे उसमें। तो तेरा काम है ना ईद के दिन तीनों दिन चल, तेरा एक दिन का था सीन कि भाई तू कुर्बानी करेगा, तो मैं मानता हूँ चलो यार उसमें मसला नहीं है उसके पैसे। अगर वो जो 2 दिन है ना उसमें तो तू फारिग था, फजूल में तू सो रहा था, सुकून ले रहा था, घर में था। ईद के 2 दिन तो कम से कम आता। ये भी बात है ना, अब दोनों दिन के मैंने पैसे नहीं काटे। ये भी तो सोच, जब ये सब चीज़ें तू देख रहा है तो वो वाली चीज़ें भी तो देख। इस वॉइस मैसेज के अंदर जो ईद के तीनों दिनों की बात हो रही है वो छोटी ईद नहीं, बड़ी ईद है। आप लोग सब जानते हैं कि बड़ी ईद पर हम लोगों का कितना काम होता है। असल वही तो हमारा बकरा ईद का सीजन होता है। क्या ये बात इससे पहले पता नहीं थी? इसके अंदर ये चीजें बहुत थी कि मैं उसामा की किसी तरह पैसे काट के उसको उसी अमाउंट पे लिया हूँ, तकरीबन 25 से 20 हजार रुपए में। तो तकरीबन ये हमारा हिसाब किताब का ग्रुप बना होता था, ऐसा हमारा हिसाब किताब होता था। ये तुम लोगों को मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके। मैं हर एक एक रुपए का हिसाब रखता था और होना भी ऐसा ही चाहिए। और फिर उसने ये ऐड किया कि तुम इतवार की छुट्टी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, एक वक्त में आकर मैंने फ्राइडे की छुट्टी कर दी थी और संडे की छुट्टी कम कर दी थी। उसके पीछे भी रीज़न यही था। फ्राइडे एक तो हाफ डे होता था और मोस्टली उस दिन ये लेट आता था या उस दिन छुट्टी कर लेता था, और इसी वजह से मैंने फ्राइडे की ऑफ कर दी और संडे को वर्किंग डे बना दिया। ये राजदी अगर तुम जुम्मे को आओगे तो तुम्हारा ओवर टाइम होगा। जो छुट्टी के 1400 रुपए कटते थे, मैं तुम्हें 1600 रुपए दूंगा। हाँ बिल्कुल, ये बात मैंने कही थी, अगर मैं डे ऑफ पे तुम्हें बुलाऊंगा तो मैं उसके ऊपर से पैसे दूंगा। कभी ऐसा होता है कि हमारी शूट आ जाती है या कोई प्रमोशन आ जाती है, कोई मीटिंग पे जाना पड़ जाता है, तो स्केड्यूल जो है ना हमें थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता ये होता था कि जुम्मे की छुट्टी होती थी, इसको कुछ तरीके से करके जुम्मे की छुट्टी करना है। उसको पता है कि इतवार को मैं वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इतवार को मैं अपनी दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जाता हूँ। ऐसी बात है, एक दिन तो होगा ना बंदा जो अपना रेस्ट माइंड करेगा, तो वहां पे फिर मैंने 1400 अलग कर जाते थे। है। यहाँ पर इसने खुद ही बता दिया फ्राइडे तो ऑफ होती ही थी और ये संडे को भी खुद से ऑफ कर लेता था। उस वक्त ऐसा कनेक्शन हो गया था इन 2 सालों में कि इसको मुझे एक चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसको मैंने इतना रिलैक्स कर दिया था कि वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से आता था, जाते थे गाड़ी चलाता था, ठीक है, जाते थे वीडियो बनाना मेरा काम। के बाद घर आके ये प्रेशराइज हो गया था। ये तो वैसी बात, एक बंदा काम पे रखा तो मेरा पूरा फर्ज बनता है अपना काम निभाऊं। ये वीडियो दे देता था, कट मैं करता था, एडिट मैं करता था, थंबनेल मैं बनाता था। शुरू में मुझे मसला होता था जब मुन्ना शाह पठान वाली सीरीज बनाते थे हम लोग, कि मुझे बताता था कि यहाँ से शॉट बना, यहाँ से शॉट बना। मैंने बड़ी गालियां खाई इस बात पे। ठीक है, एक बंदा मुझे सिखा रहा है तो इतना हक रखता है कि मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज करके सिखाए। 2 सालों में मैंने इसके ऊपर कितनी मेहनत करी ये बात भी आप लोगों को पता चल गई होगी। 2 साल थे, एक बार भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसामा यहाँ से शॉट। लेकिन मैं अभी तक वहीं था, 35 होते थे और हमारा हिसाब किताब ये होता था जिसमें से मेरे पैसे कटते करते 35 से मुझे मिलते थे, 25 या 30। कभी कभी ऐसा हुआ था कि मुझे इस 19,000 रुपए भी मिले थे एक बार 35 से। तो इतने मेरे पैसे कटे। ऐसा तुम क्या करते थे तुम्हारे इतने ज्यादा पैसे कट होते थे कि तुम कोई रूल फॉलो ही नहीं करते थे? रूल्स तो मैंने बहुत बाद में सख्त किए, हमारे पहले सिर्फ 2 ही रूल थे, अपने टाइम पे आओ और छुट्टी मत करो। ये सख्ती मैंने इसी वजह से की थी, तुम्हारी हरकतों की वजह से। और एक और बात, भगोड़े तुम 2-3 दिन के लिए वो जो भाग जाते थे ना, कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करके जाते। और चलो अगर तुम बगैर बताए भगोड़े तुम भाग भी गए, कम से कम कॉल या मैसेज का रिप्लाई देके बता तो देते कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अपने गोल सेट किए हुए होते हैं कि मुझे 2 महीने में ये लेना है, 2 महीने में गाड़ी लेनी है। ये जो मैंने पीसी बनाया तकरीबन मेरा 5 लाख रुपए का बना था। क्या कहा? 4 लाख की गाड़ी, 5 लाख का पीसी? जो हिसाब तुमने आवाम के सामने रखा है उन पैसों में तो ये सब बन नहीं सकता। और ये बात भी तुम ऑडियंस को क्लियर कर चुके हो कि तुम मेरे अलावा कहीं और काम नहीं करते थे। आप लोग खुद ही सोचे, किसी को मेरी जात से फायदा हो रहा है इसीलिए तो वो 2 साल तक मेरे पास रहा ना, वरना तो ये स्टार्ट के 2 मंथ्स में ही भाग जाता अगर इसको इतना ही मसला था। मैं इन चीजों के ऊपर मेहनत कर रहा होता हूँ और तुम लोगों ने देखा होगा मेरे क्लोथिंग ब्रांड भी है, तो मैं इन चीजों के ऊपर शक नहीं रहता हूँ। मैं अगर कोई जॉब भी कर रहा हूँ तो मैं साइड में अपना कोई काम भी कर रहा हूँ। और ये जिस क्लोथिंग ब्रांड की बात कर रहा है उसको तो हफ्ता 4 दिन हुए, तो उस क्लोथिंग ब्रांड से 5 लाख का पीसी, 4 लाख की गाड़ी तो नहीं आ सकती इतनी जल्दी। और गाड़ी तो इसने बहुत पहले ही खरीद ली थी और मैं इसके साथ खुद गया था गाड़ी लेने के लिए। ये कि अल्लाह ताला देख रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे इसका सिला दे रहे थे। ठीक है, मैं अपनी यूट्यूब से भी अर्न कर रहा था और बाकी मैं इसके पास भी काम कर रहा था। असल जो मेरी खुशी होती थी वो मेरी यूट्यूब की अर्निंग से होती थी। और यूट्यूब से कैसे अर्न कर रहे थे वो भी आप लोग देख सकते हैं। इवन के यूट्यूब की मोनेटाइजेशन तक मैंने अपने हाथों से ऑन करके दी। अब अगर मैं आपसे यूट्यूब वीडियोस का हिसाब करने आऊं
तो अब आप कहां पर जाओगे? क्योंकि आपको तो बहुत हिसाब किताब आता है ना। चलो अब हिसाब किताब पर आते हैं। यहीं रहना, भाग नहीं जाना। हमारी वीडियोस में जितनी बार मैं आया हूं उसका एक एक वीडियो का हिसाब दो। तुम तो जानते हो मैं वीडियोस में आने के लाखों रुपए चार्ज करता हूं और तुम्हारे यूट्यूब पर तो 95% वीडियोस मेरे साथ हैं। मैं तो आपकी नजर में वैसे भी बहुत बुरा हूं ना। मैं तो आपके 140 रुपीज तक का हिसाब रखता था। अब जब हिसाब किताब की बात हो रही है तो अब हम सही से हिसाब किताब करते हैं। ऐसे तो जो आपने गाड़ी ली है वो भी मेरी है। इन सारी बातों से तो यही लग रहा है कि आपने YouTube से जितना कमाया है मेरी बदौलत ही कमाया है। जो सिस्टम आप लगाकर बैठे हो वो भी मेरा है। जो क्लोथिंग ब्रांड आपने बनाया है वो भी मेरा है। क्योंकि जब आप एक एक रुपए के हिसाब पर आए हो तो मैं भी एक एक रुपए का हिसाब करता हूँ। आइडियाज भी देता था अक्सर और वीडियो के बीच में भी बताता। हालांकि मेरा काम नहीं था कि वीडियो के बीच में आपको बताना, क्योंकि मैं एडिट करता था वीडियोस और मैं इस तरीके से उसको बताता रहता था कि फाद भाई आप ये बोलोगे ना, मैं यहाँ से ये वो इफेक्ट वाला लगा दूंगा, यहाँ से मैं ये मीम लगा दूंगा। तो उस हिसाब से मैं लेके चलता था और उसको ये चीज बहुत अच्छी लगती थी। दिल्ली में मुझे ये बात पता है कि एक बंदा काम कर रहा है, वो एक तरीके से डीओपी बना रहा है, आपको हर चीज बता रहे हो। तो मैं तो तुम्हें इस चीज के पैसे देता था। मैंने तो तुम्हें ऑलराउंडर रखा था तुम्हारी रजामंदी से। लेकिन वेट, मैं जो तुम्हारी कंटेंट में आया, तुम्हें कंटेंट आइडियाज दिए, इवन के अक्सर तुम्हारा कैमरा मैन भी बना। 95% वीडियोस तुम्हारी मेरे साथ है। अपनी फ्राइडे वाली छुट्टी भी तुम्हारी वीडियोस के लिए मैंने बर्बाद करी। उनका हिसाब कहाँ है? हिसाब के बड़े कच्चे हो भगोड़े उसामा। जो दूसरा चैनल था उसको हो गए थे 7 से 8 महीने हो गए थे। उसकी अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, उसकी मैंने एक बार भी, अगर मुझे पैसों का इतना कुछ होता, मैं पैसों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा होता, मैंने उसको एक बार भी नहीं बोला कि फादली दूसरे चैनल की पेमेंट मुझे कब तक दोगी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, अभी भी आप मुंह में चुस्नी लेके घूमते हो ना कि आप बगैर फायदे के मेरे दूसरे चैनल के लिए काम कर रहे उस बंदे की इनकम स्टार्ट हो ना हो, तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग बोलो कि मेरे इसके पैसे बने, मुझे मेरा हक दो। हाँ, ये बात सच है कि फाद एक्स्ट्रा की कोई भी सैलरी डिसाइड नहीं हुई थी। अगर ये मेरे उस चैनल के लिए काम कर रहा था तो मैं भी बैकअप पे इसके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद अब आता है कि इसने मेरे साथ 3,95,000 का स्कैम कैसे किया। चलो अब आते हैं अब 195 वाले मामले पर, जो कि जब ये जॉब छोड़कर जा रहा था इसके दिल में आया होगा अब YouTube का आगे का कंटेंट कैसे निकालूंगा। अब फाद भाई तो वीडियोस में आएंगे नहीं, तो फिर इसने 195 वाला ड्रामा किया। फिर इसने सोचा कि फाद भाई नहीं तो फाद भाई का फेस ही सही। लेकिन मैं यहाँ पर एक एक बात आप लोगों के सामने प्रूफ के साथ रखूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है अगर आप लोग मुकम्मल सच जानना चाहते हैं। मेरी टिकटॉक पे ना एक वीडियो मैंने बनाई जो कि थी दो कपल के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई थी। एक तरीके से रोस्ट था ना वो। उसमें मैं यूज कर रहा था एक डॉल, ठीक है। वो मैंने पहली वीडियो बनाई और मैं घर आया, मैंने अपलोड की, वो वीडियो चल गई मेरी। यहाँ जिस ये डॉल की बात कर रहा है वो डॉल आज तक हमें अपने घर में मिली ही नहीं। हो सकता है ये ले गया हो अपने साथ। महीने का एंड था और मेरी इसने मुझे सैलरी दी थी जो कि थी तकरीबन 65,000, जो कि थी 2 महीने की। अक्सर ऐसा होता था कि मैं पैसे से लेट लेता था। क्यों? क्योंकि मेरा घर था दूर और मैं 12 बजे रात के फ्री होता था। तो मुझे ये होता था कि अगर अल्लाह ना करे मैं जा रहा हूँ, सन्नाटा होता था कि कोई टकेती ना हो जाए। तुम लोग पता है कराची आना, तो अक्सर ऐसा होता था कि रह जाता था। और ये होता था ना मेरा इजी पैसा बना हुआ था, ना बैंक अकाउंट बना था, तो मैं से बैंक अकाउंट में ले लूँ। भाई अक्सर मुझे कैश ही देता। ना ही इसका NIC बना हुआ था, ना कोई अकाउंट, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे। एक एक चीज मैं खुद जाके इसके साथ बनवाई। ये बात आप शायद स्क्रिप्ट में डालना भूल गए अपनी। आप सिर्फ अपने मतलब की बातें बता रहे हो भगोड़े उसामा। सही से पढ़ो स्क्रिप्ट जो आपने लिखी है। अब इस चीज को थोड़ा गौर से समझना। मैं काम कर रहा हूँ, उसका एडिट कर रहा हूँ। उसने मुझे आज बोला कि उसामा तुम सैलरी ले ले, और इसने अपने वॉलेट से पैसे निकाले और उसने मुझे गिफ्ट के पैसे दिए जो कि मेरे बनते थे 65,000। मैंने इसको यहाँ पर 65,000 रुपीज दे दिए थे, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा। और यहाँ जो ये बात करेगा वो बिल्कुल नॉनसेंस और बकवास होगी। जो मेरे पैसे रखे हुए थे वो जब मैंने उठाए तो इत्तेफाक की बात है, इसने मुझे बोला कि मैंने तेरे 5,000 रुपए गाड़े हैं। अच्छा, मैं ऐसा बोलूंगा ही क्यों अगर मैंने तुम्हारे 5,000 उठाए होंगे। सेकंड ये कि अगर मैंने 5,000 लेने ही होते तो मैं खुशी से देता क्यों। जब मैं पैसे गिन रहा था तो उसने मुझे वो बात उसी में बोली। मुझे लगा होगा जाहिर सी बात है मजाक में बोल रहा है, क्योंकि इस तरीके का बंदा नहीं है जो ऐसी नीच हरकत करे, गलाजत हरकत करे। मुझे भी नहीं पता था कि आप इतने नीच हो। अगर मुझे पहले ही पता चल जाता तो मैं तो आपको कब का निकाल चुका हूँ। तो अब वो मैं पैसे गिन रहा हूँ, उसमें सच में मेरे सिर्फ 65,000 थे और 5,000 रुपए कम थे उसमें। अब मैंने उसको बोला फाद भाई इसमें से आपने लिए हैं तो मुझे दे दो, फिर मैं निकलता हूँ। तो मैंने बोला दे देगा यार, मजाक कर रहा होगा ज्यादा होता और क्या। बोला नहीं मेरे पास नहीं है। क्या बोल रहा है तू? मैंने जो जितने तेरे बन रहे थे उतने दिए। मैंने बोला वो तो ठीक है क्योंकि मेरे बन रहे थे वो तो मुझे दिए। मैंने तुम्हें दिए ही 65, तो 65 ही होंगे ना। कौन से 5,000 कम थे? तुम्हारी तो सैलरी ही 65 थी और जैसी तुम्हारी हरकतें थी तो उसमें से भी पैसे कटते ही थे तुम्हारे। अगर 5,000 मुझे लेने ही होते तो मैं तुम्हें देता क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा का तो एक दिन में हम लोग खाना खा लें। तो अपनी सैलरी निकाल। मैंने अपनी सैलरी निकाली और इसने क्या किया, मेरे पैसों में से 5,000 लिए। सब बोले यही 5,000 की बात कर रहा ना तू। मैंने बोला ये नहीं, ये तो 60,000 हो गया ना जो आपने 5,000 एक्स्ट्रा दिए थे। उसने मेरी सैलरी में से पैसे लिए और इसने वो मिडल फिंगर पे खड़ा कर दिया। हाँ बिल्कुल, मुझे इसकी इस घटिया बात पर गुस्सा आ गया था क्योंकि ये नॉनसेंस बकवास एलिगेशन लगा रहा था। मेरी जगह अगर कोई और भी होता ना तो उसको भी गुस्सा आता।
मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने आप को किस तरीके से संभाला। मैं वहां पे रोना मेरा निकल गया था। मैं अपनी बाइक पे, मैं इसके घर से बाहर गया, मैं अपनी बाइक पे बैठा, आंसू निकल रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। मैंने बोला बस यहाँ से फौरन निकलते हैं। अब मैं पूरे रास्ते रोता हुआ गया हूँ। अच्छा, फेक एलिगेशन आप किसी और पर लगा रहे हो और रोना भी आपको आ रहा है। वाह, क्या स्क्रिप्ट लिखी है आपने। अगर इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आप अपनी वीडियोस के लिए लिखते तो आज आपको फेम लेने के लिए मेरे फेस की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने इसको व्हाट्सएप पे एक एक चीज मैंने बताई कि किस तरीके से मैंने इसके साथ कोऑपरेट किया। मैंने इसको याद दिलाया कि फात भाई, आपने सुबह 7 बजे मुझे बोला, मैं सुबह 7 बजे आपके पास काम पर आया। आपने रात को 1 बजे छुट्टी दी, मैं रात को 1 बजे गया। मैंने आपसे ना कोई दूसरे चैनल की मैंने वो बात भी क्लियर की थी। मैंने बोला मैंने आज तक आपको दूसरे चैनल पे काम करता रहा, पूरे 9 महीने मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि फात भाई मुझे इसके पैसे दो। आपका काम मैंने अपना काम समझ के किया और इन द एंड अगर मुझे ये मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने इसको बताया कि फात भाई आप एक बार बैठ के सोचना कि क्या मैंने ये सही किया इसके। व्हाट्सएप पर हमारी क्या बात हुई वो भी जरा आप देख लें। फजूल बातें मत कर। एक तो बिला वजह की तू पंचायतें नहीं मार अभी। ये इतना पिटेगा ना, तू हिसाब किताब दोबारा कर और दोबारा देख कितने दिए थे कितने नहीं दिए थे तुझे। मलंग पना कर रहा है। अब ये बात है आपको भी पता है, आप जितनी चुतियापे की बात कर लो, जितनी बात कर लो बात भाई, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपके 2 चैनल है, आपके 2 चैनल, मैंने दूसरे चैनल का कभी भी पैसों का अगर जिक्र किया हो कि यार मुझे दूसरे चैनल की पेमेंट चाहिए, आपके पास मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास पैसों के लिए काम कर रहा होता तो मेरा हमेशा रोना होता। आपका काम मैंने हमेशा अल्लाह का अपना काम समझ के किया है। ठीक है, एडिट अगर मैं करता मैं पेज सकता था, बीच में आपने मुझे पहले छोड़ दी थी ना। मैं चाहता व्यापारी से एडिट करवाता है, शुरू में अच्छा कर दिया, लास्ट में अच्छा कर दिया, बीच में छोड़ दिया। अभी कोई भी लेयर खोलो, ठीक है, और उसमें देख लो कि हर जगह मैंने कुछ ना कुछ डाला है, कुछ ना कुछ डाला है। और इन द एंड अगर मैं कहीं मैंने पैसे सामने रखे हुए हो, ठीक है, और उसमें आप अगर चोरी कर लो, आपने मुझे 70,000 रुपये दिए। अब अल्लाह जानता है ना ये बात, तो अगर आपको भी पता है, ये कोई झूठ बोलने वाली बात तो नहीं है। अब मेरे पैसे के सामने रखे हुए और आप इस तरीके से रखो, 2 साल मैंने आपके पास काम किया, अपनी भाई की तरह समझा, और इन द एंड आप मेरे साथ ये करो कि पैसे चोरी कर लो उसमें से, तो वही बंदे दिल दुखता है यार। यहाँ पर आपने इसकी बात करने का बिहेवियर चेक किया। बेशक आपने वो पैसे मुझे खुशी से दिए थे, मुझे पता है कि आप इन द एंड खुशी से पैसे देते हो। ठीक है, मुझे बात पता है। जैसी बात है, अब एक बंदा है 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके 2 चैनल में रन कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आपके दिल में नहीं आता कि यार 35 में इसका कैसे गुजारा होता है। स्टार्टिंग सैलरी कॉल सेंटर की 30 है। ठीक है, आपकी मान नहीं आता। आपने मुझे ये बात बकराइद को भी बोली थी कि सामने तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। उस दिन से अब तक मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि फाबिया आपने बात की थी क्यों। आपसे मैं पैसों का ताल्लुक नहीं, मेरा इतना नहीं है। ठीक है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ आपके पास। अगर तुम मेरे पास पैसों के लिए काम नहीं करते थे तो किस चीज के लिए काम करते थे? फेम के लिए, जो मेरे फेस से कमाते रहे उसके लिए? सारी बात मैं भी करूँगा, मलंग है ये वो। ठीक है, आपके पास दिल है, आपके पास दिमाग है, आप भी सोचते हो। ठीक है, इस बात को जरा गौर से सोचना। मैं आपके पास 2 साल काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी गाड़ी में अगर पैसे रखे हो ना, तो मैंने कभी आँख उठा के वो नहीं देखा। आपके वॉलेट में अगर पैसे रखे हो, मैंने आपके वॉलेट में आँख उठा के कभी वो नहीं देखे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर गाड़ी पैसा होता है और आप मेरे पास 2 साल से काम कर रहे होते, मैं आपकी 100 रुपये भी चुराता ना, तो बात वो पैसों की नहीं होती, 100 की नहीं होती, वो बात होती है भरोसे की। ठीक है, कि मुझे पता है कि मेरे पैसे सामने रखे हुए ये बंदा जिसको मैं भाई की तरह मानता हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, सॉरी निकल आता है भाई, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। वही सीन हुआ है भाई आज। आपकी हमेशा अच्छी बात याद रखता है। ठीक है, मुझे कभी गाड़ी का मना नहीं किया। जब भी मुझे गाड़ी की जरूरत है, आपने मुझे ईद में गाड़ी दी, आपने मुझे बाइक दी। ठीक है, जब मेरे पास 50 बाइक थी, आपने मुझे 150 मेरे घर वाले आपकी तारीफ करते थे कि यार कैसा बंदे अपनी बाइक दे रहा है। मैंने आपकी हमेशा अच्छी बात याद रखी, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह कि मैंने आपकी हमेशा अच्छी बात याद रखी है। लेकिन अब जो आज आपने किया ना, लिटरल पैसों के लिए भाई आपने मेरे साथ ये इतना बड़ा वो चोरी वाला सीन किया है। एक तरीके से चोरी हुई नहीं है। मैंने आपके पास पैसे क्यों छोड़े? मेरा जैसा कभी दिमाग जिंदगी में नहीं लेगा। मेरे पैसे तो बड़े कोई बात नहीं, अभी बंदे ने दिए, मेरे हाथ लगा के पैसे मेहनत की मैंने, वो ऐसा क्यों करेगा? और भाई थोड़ा बड़ा सीन हुआ यार। सेकंड, तुमने चलो ये तो माना कि मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी और बाइक यूज करने से कभी मना नहीं किया, लेकिन ये कौन बताएगा कि आपने मेरी गाड़ी की वाट मार दी थी, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे एक लफ्ज नहीं कहा। हालांकि तुम मेरी गाड़ी का एसी वगैरह सब खराब करके ले आए थे और ये बात तुम्हें खुद भी पता है, लेकिन फिर भी मैंने इससे 1 रुपए भी नहीं लिए थे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। फात भाई आप सुनाएं, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। यार काशिफ भाई, मैं बस ये पूछ रहा था, वो जो मैंने आपको अट्राए एक दफ़ा एसी बनवाने के लिए दिया था ना, जब ख़राब हो गया था, जी 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 जी। तो तकरीबन उसमें कितना खर्चा आया था? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का आया था। ठीक है, तकरीबन पूरा इतना ही था और तो कुछ नहीं था ना? जी जी। बस नहीं बस नहीं, एसी पे सिर्फ 30,000 रुपये खर्चा आया था, क्योंकि उस पर हमने जो है वो ड्राई डलवाया था। ठीक है, और उसमें शायद हमने कंप्रेसर भी चेंज करवाया था। ठीक है, ये सारे काम थे, लीकेज थी वो सेट करवाया था, तो 30,000 रुपये का खर्चा आया था। उसका हिसाब कौन देगा? 30 के भी ऐड कर लो हिसाब। मैं तभी आपसे जाते जाते कंफर्म कर रहा था कि अभी आपने ऐसा किया है। अगर आपने ऐसा किया हो तो मुझे बता दो, मुझे कोई मसला नहीं। अगर आपको ना देने में दिल ऐसी बात है, जब मेरे 65,000 बने तो मुझे उतने ही मिलने चाहिए। लेकिन जब आपने खुशी से दिए तो आपको इन द एंड ऐसा ये नहीं करना चाहिए था। मुझे जाते जाते बोल देना समय यार, मेरा दिल नहीं मान रहा, पैसे देने का क्योंकि मसले चल रहे हैं, मुझे इतना भी बोल देना, मैं आपको दे देता भाई, मैं आपको 5,000 देता, मैं बोलता अभी आप ये रखो, मुझे 3 महीने की तनख्वाह एक साथ दे देना, कोई मसले की बात नहीं है। अब ये यहाँ पर जितने मैसेजेस कर रहा है, इसको पता था, ये इसी नियत से कर रहा था कि इसको बाद में कंटेंट के लिए यूज करेगा। अगर तुम मेरी अच्छी बातें याद रखते ना, आज इतनी नीच हरकतें ना कर रहे होते। अभी तू कौन से 5,000 रुपये की बात कर रहा है? मुझे ये बता, कहाँ से उठा लिया भाई? तेरे जितने बने उतने मैंने तेरे को दिए ना, उससे 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम। 50 रुपये बोला था मैंने तेरे को, बचे हैं 980 70 रुपये का कितना बना? तो जितना बना मैंने उतना दिया जी। तू क्या बोल, कल आ तू करिए, देखता हूँ मैं। यहाँ मैं इसको अगेन क्लियर कर रहा हूँ, हो सकता है मे बी इसको शायद गलत फहमी हो गई हो, लेकिन मुझे नहीं पता था ये अपना कंटेंट खींच रहा है और इसके दिमाग में कोई और ही गलाजत चल रही है। एक लॉजिकली एक बंदा अगर होता है ना, मैं बंदा और सामने वाले बंदे को बार बार एक ही बात बोलूँ कि मेरे 5,000 कहाँ पर है, मेरे 5,000 के साथ आपने ये किया,
तो एक बात खुद ही कॉल आएगी और वो बंदा बोलेगा कि यार क्या बात है, मुझे बता किस बारे में बात कर रहा है तू, कौन सी बात कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको वहां पे बोला कि आपने खुशी से दिए थे, तो वो एक बात क्लियर करेगा ना कौन सी खुशी से, जब मैंने एक हिसाब मैंने तुझे 65 बड़े बोलिंग दिया तो क्यों ऐसा करा है, इसका सामने से रिप्लाई मुझे आता है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि तुम लोग को भी इस बात का यकीन हो जाए, और जो मैंने वॉइस नोट किए वो भी मैं तुम लोग को इधर लगा दूंगा। अच्छा जिसने मुझे पैसे दिए थे ना, मैं पूरे रास्ते रोते हुए आया था और मेरी आंखें उस वक्त पूरी लाल हो चुकी थी। आपने अपने मतलब की एक एक चीज रिपीट की, क्योंकि बाद में आपको अपना कंटेंट भी तो निकालना था ना। अबे तू कौन से 5,000 रुपए की बात कर रहा है? तू मुझे ये बता कहाँ से उठा लिया भाई, कल आ तू तेरी देख। और यहाँ पर यह आपको आधी अधूरी वॉइस सुनाकर मिसगाइड कर रहा था। मैं यहाँ पर आपको पूरी वॉइस सुनाता हूँ। अबे तू कौन से 5,000 रुपए की बात कर रहा है? तू मुझे ये बता कहाँ से उठा लिया भाई? तेरे जितने बने उतने मैंने तेरे को दिए ना, उससे 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। 50 रुपए बोला था मैंने तेरे को, बचे हैं 980 70 रुपए का कितना बना? तू जितना बना मैंने उतना दिया जी। तू क्या बोल, कल आ तू तेरी देखता हूँ मैं तुझे। तो मैंने बोला यार ये चीज मैं अपने पास रखता हूँ रिकॉर्ड करके, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने जिसके साथ इतना कॉपरेट किया। मुझे तो आपकी बात में कहीं भी लॉजिक नहीं नजर आ रहा। उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई, 2 दिन तक मैंने तकरीबन उनकी कॉल नहीं उठाई, क्योंकि ये कोई न्यू बात नहीं है उसामा की। इसको कॉल्स करते रहो, जब इसका मूड होता है तो ये जब ही मैं जाता हूँ और जो मेरी इसका जो फास्ट एक्स्ट्रा वाला चैनल है, इसकी मैं पे का बोल कर आता हूँ कि मुझे बताओ कि इसका क्या करना है, मुझे पे दो और फिर मैं आइंदा के बाद काम पे नहीं आऊंगा, ठीक है। इसको 2 दिन बाद याद आया कि स्क्रिप्ट थोड़ी वीक लग रही है, इसमें और कुछ ऐड करके आते हैं 2 दिन बाद। अब फहद एक्स्ट्रा इसको तब याद आ रहा है जब ये छोड़कर चला गया। फहद एक्स्ट्रा की ना कोई कभी सैलरी डिसाइड हुई थी, क्योंकि इसको ये भी पता था कि मैं इसके लिए उसके बदले इसके लिए बहुत कुछ कर रहा था। और ऐसे ही नहीं कि इसने 4 लाख की गाड़ी ले ली, 5 लाख का सिस्टम ले लिया और क्लोथिंग ब्रांड भी बना लिया। नाक में तो ये रोटी डालता नहीं था और ना ही रोटी को चूची बोलता था। इतने मासूम थे आप उसामा। कि दूसरे चैनल जो आपका चल रहा है, ठीक है, उसकी 9 महीने की पे रहती है। 9 महीने पहले इसने चैनल बनाया तो 9 महीने से मैं इसके पास काम कर रहा था। तकरीबन मैं इसके पास कर रहा था 6 काम। आप अगर 6 काम के मुझे अभी तक 35,000 दे रहे हो तो ये मैं अपने साथ ही गलत कर रहा हूँ। जिस तरीके से इसने व्हाट्सएप चैट पर सारे हिसाब दिखाए, अगर फहद एक्स्ट्रा के भी कोई चैनल के पैसे होते तो हमारे ग्रुप पर उस चैनल के पैसे लिखे होते डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। जब 140 रुपीज काटने की बात तक हो रही है तो फिर इतनी बड़ी बात कैसे डिस्कस नहीं होगी? इसका कोई प्रूफ नहीं, हवा में बातें कर रहा है। मुझे इस चीज का अब जाके आइडिया होता कि उसामा अगर तुमने बोलना है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, मैं इसलिए इस चीज को इतना वो नहीं कर रहा था। लोग ऐसा था कि बहुत भाइयों की तरह हमारा कनेक्शन था। आप इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि आप रोटी को तो चूची कहते थे। किसी चीज की मुझे रुकावट नहीं दी हुई थी। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसकी गाड़ी भी चला सकता था जो उसके पास एवरी थी, और मैंने वो भी चलाई है, मैंने 150 भी चलाई है, और खाना पीना हमने साथ किया, मेरे घर उठा बैठा है, खाया पिया है, मैं इसके घर खाया पिया हूँ। तो लेकिन एक सेकंड, बकौल आपके मैंने तो आपको कभी खाना नहीं खिलाया। ताला ने मुझे बहुत जल्द इसका चेहरा दिखा दिया कि उसामा अब इससे बाहर निकलना है तुमने। चलो मेरा चेहरा 2 साल बाद नजर आया जब तुमने अपनी स्क्रिप्ट निकालनी, लेकिन तुम्हारा असल चेहरा तो इन लोगों को अब नजर आएगा। मैं ये कभी नहीं चाहता था, लेकिन तुमने आधी अधूरी चीजों के साथ मेरे अपने लोगों को इतना मिसगाइड कर दिया कि मैं मजबूर हो। तो उसे बोला बताओ कि क्या सीन है, 5,000 का तुम क्या कह रहे थे? मैंने बोला वो तो छोड़ दो, वो तो मैं क्लियर करने भी नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज आपने माननी नहीं है। ये अपनी पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुका था। दैट्स वाई इसने अपनी वो बात कंटिन्यू ही नहीं की, क्योंकि ये खुद भी जानता था कि 1 नंबर का ये झूठा है। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला चलो ऐसी बात नहीं है, अगर तो आपने मैंने जैसे पैसे उठाए आपने मुझे ये क्यों बोला कि मैंने तेरे 5,000 रुपए गाड़े हैं? मैंने ऐसा बोला था। अब यहाँ पे ये बात डिनाई कर रहा है, आप ये नहीं मान रहा। बात इसकी तरफ से स्क्रिप्ट में ऐड हुई हुई है। अब ये तो इसी की स्क्रिप्ट है, ये तो कुछ भी ऐड कर सकता है। अब आप लोगों ने ये बात बड़े गौर से सुननी है, क्योंकि ये इसने अपने मुंह से कही है। दूसरा चैनल है आपका? ऐसा बोला हाँ। मैंने बोला 9 महीने से काम कर रहा हूँ। तो बोला हाँ। मैंने बोला इसकी पे मुझे बताओ कि आप कितनी स्टार्ट करोगे। हमारी ये तक बात नहीं हुई थी कि मुझे कितनी सैलरी देगा दूसरे चैनल की। अब यहाँ पर इसने खुद ही बता दिया कि फहद एक्स्ट्रा की कोई पे थी ही नहीं, जब ये मुझे कह रहा था कि आप इसकी बताओ कि क्या सैलरी स्टार्ट करोगे। अब ये बात 18 सितंबर की है, जब ये फहद एक्स्ट्रा के चैनल की सैलरी स्टार्ट करने की बात कर रहा था, जिसके जवाब में मैंने कहा हम नवंबर से इसकी सैलरी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम दोनों में ये कमिटमेंट हुई हुई थी जब ये मोनेटाइज होगा तो हम इसकी सैलरी स्टार्ट करेंगे, जिस पर ये खुद भी एग्री था, क्योंकि ये खुद भी जानता था कि ये घाटे में नहीं है। उसके बदले में इसके मैंने कई मामलात सीधे किए हुए थे। बोला कि मेरा चैनल अभी तक वो मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं तेरी नवंबर की 1 तारीख से मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा। उस वक्त चल रही थी तकरीबन सितंबर का 15 तारीख थी, उस वक्त सितंबर की 15 तारीख थी, और वो भी मैं तुम लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ। यही बातचीत जो मैं क्लियर करने गया था, इसके बाद से मैं इसके बाद एक दफा भी नहीं गया काम पे। तो उसने बोला कि मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा, 20,000 रुपए मैं तेरी सैलरी रखूंगा। यहाँ पर इसने ये खुद ही बता दिया कि उसके बाद ये मेरे पास दोबारा नहीं आया। तो फिर फहद एक्स्ट्रा के कौन से पैसे जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है? यहाँ पर इसने खुद ही बता दिया कि मैंने इसको कहा था कि मैं तुम्हारी सैलरी स्टार्ट करूंगा नवंबर से 20,000 रुपीज, और 20,000 मैंने इतने कम पैसे क्यों बोले वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं इसको हमेशा एक बात बोलता था फाद भाई, एक प्रोफेशनलिज्म लो। आप कितने प्रोफेशनल हो वो तो अब तक लोगों को पता चल ही गया होगा। बनाओ अपना पीसी खरीदो एटलीस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम बढ़ा, हमारा काम जो मैं एडिट कर पा रहा हूँ वो एक पीसी में जाइए, वीडियो और अच्छी क्वालिटी होगी। बट
किस माइंडसेट का बंदा था, अपने पैसे अपने काम में नहीं इन्वेस्ट करता था मुझे। और आप किस माइंडसेट के बंदे थे, ये सुनने के लिए आप जरा अपने अंदर हिम्मत रखिएगा। फहद भाई सिर्फ तब तक पर्दे डालता आया है जब तक वो तुम्हें छोटे भाई की तरह लेकर चल रहा था और तुम्हारे वालिदैन ने मुझ पर भरोसा कर तुम्हारी जिम्मेदारी दी। उस वक्त फहद भाई एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था। वो वाला हिसाब किताब तो मैंने कभी तुम्हारे साथ रखा ही नहीं जो एक कैमरामैन के साथ रखना चाहिए। गुजरते वक्त के साथ तुम पर क्यों सख्तियां की जा रही थी और सैलरी बढ़ाते वक्त क्यों मैं डर रहा था। मैं यहाँ सारी बातें करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने आज मुझे मजबूर कर दिया उसामा। सोनू भाई तुम्हारे घर आए थे दोस्ती में, बात बैठकर सॉल्व हो जाए, बात खत्म हो जाए, और तुमने उसको थ्रेड बनाकर पेश किया विदाउट एनी रीजन। मेरे साथ उसने जाती है यार, मैं अगर उसको मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन वो मैसेज उसने पब्लिक कर दिए, वो नहीं करने थे। मैं तो उसका साथ दे रहा था, उसको समझा रहा था, मैंने मीटिंग का बोला था। ये चीजें सोशल मीडिया पर डालने वाली नहीं होती। हाँ ना, यही वो डिफेम कर दिया, मैं धमकियां दे रहा हूँ, मैं पता नहीं कौन बदमाश लगा हूँ। समझते हो? असल बात बताओ ना कि तुम्हें कंटेंट निकालना था, बैठकर बात नहीं करनी थी। तुम जगह जगह सोशल मीडिया पे मुझसे राब्ते कर रहे थे, क्यों? क्योंकि तुम्हें कंटेंट अपना बढ़ाना। इसने मुझे बोला कि मैं तेरी सैलरी रखूंगा 20,000 रुपए। इसको बोला जो मैंने आपके पास 9 महीने काम किया, इसने बोला हाँ अब ये मैं तुम्हें थोड़ा कमजोर है, इसने बोला हाँ मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। जो इसने मेरे पास 9 मंथ फहद एक्स्ट्रा के लिए काम किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर है तो प्रूफ दिखाओ, क्योंकि उसकी सैलरी नवंबर से स्टार्ट होनी थी, इसको खुद भी पता है, और हमने उसको लिखा तक नहीं था। जब होनी थी स्टार्ट तो हम लिख लेते। अब जब मैंने हिसाब लगाया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 तो मेरे बने तकरीबन 1,80,000 रुपए। मैंने बोला ये तो 1,80,000 रुपए बन रहे हैं, तो इसने बोला नहीं 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 ये तो मैं नहीं दे सकता। तो ये बगैर किसी प्रूफ के हिसाब लगा रहा है यार। ऐसे तो कोई भी 10-15 लाख रुपए का हिसाब लगा के बोल दे कि मैंने मेरे इतने देने इतने दो। तो फिर एक काम करते हैं, जो आपके चैनल पर 95% वीडियोस मेरे फेस के ऊपर वीडियोस डली हुई है, उनका हिसाब निकालते हैं। इसके यूट्यूब पर टोटल लॉन्ग वीडियो 68 है, जिनमें से 52 सिर्फ मेरे फेस पर है। और अगर मैं पर वीडियो 1 लाख रुपए भी लगाऊं, तकरीबन 52 लाख रुपीस बनते हैं। तो फिर लाओ दो। अगर हिसाब करना है तो फिर ऐसे करते हैं। अभी तो मैं शॉर्ट्स की बात कर ही नहीं रहा, जो तुमने यूट्यूब, टिकटॉक और अदर प्लेटफॉर्म पर भी डाली हुई। अब बताएं आप लोग कि हिसाब का कच्चा कौन है, ये या मैं? मुझे वहां पे बोला कि जो मैं खुशी से देना चाहूंगा वो मैं तुझे दे दूंगा। तो मैंने बोला ये क्या बोल रहा है? ऐसा बोला जो मैं तुझे खुशी से देना चाहूंगा वो मैं तुझे दे दूंगा, 9 महीनों की जो तेरी सैलरी पड़ी है। शुक्र कर फिर भी मैंने बोल दिया कि मैं जो खुशी से देना चाहूंगा वो मैं दूंगा। हालांकि बनता तो 1 रुपए भी नहीं था, क्योंकि ये बात हम दोनों को पता थी और तेरी पूरी पूरी रजामंदगी थी इस चीज में। इसके जो 15 डेज के पैसे बनते हैं वो मेरे पास इसकी अमानत है, और इसकी बाइक भी मेरे पास अमानत है। कभी भी आकर ले जाए, क्योंकि मैं अब नहीं भिजवाने वाला, क्योंकि मेरी तरफ से एक दफा सोनू भाई जा चुके हैं। लेकिन जिस चीज का प्रूफ नहीं, जैसा कि एक्स्ट्रा चैनल के पैसे, मुन्ना शपाटर पर जो कंटेंट निकाला उसके पैसे, क्योंकि उसमें तुम्हारी पूरी पूरी रजामंदगी थी। किसी भी गलत डिमांड को मैं पूरा नहीं करने वाला। मैंने उसको बोला कि आपका काम मैंने ऐसा कभी किया है कि मैं आपको बोलूं कि फादे आपने मुझे कोई वीडियो दिया, मैंने आपको बोला कि फादे ये तो वीडियो मैं एडिट नहीं कर रहा, उसको मैं आप ऐसे ही डाल लो। मैंने आपको ऐसा किया, मैंने आपका काम पूरा टाइम पे करके दिया है, एक एक चीज मैंने आपको करके दी है, और आप मुझे ये बोल रहे हो कि मैं तुझे खुशी से दे दूंगा। जैसे बोला 1,80,000 तो नहीं दे सकता मैं, ये वो। अब ना मेरा वहाँ पे हो रहा था कि मेरे दोबारा से वो निकल आते, आंसू निकल आते, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा था। मैंने बोला यार मैं, मेरा दिल अल्लाह की कसम इतना ज्यादा दुखा हुआ था, मैं नहीं बता सकता कि किस तरीके से बिहेव कर रहा था। मैंने बोला यार ये क्या बंदा है यार। मैंने बोला फाद भाई इंशाल्लाह मिलेंगे, फिर कभी मुलाकात हो पाई तो ठीक है मैं चलता हूँ। और मैंने उसको ये अल्फाज बोले, और मैंने बोला मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। उसने बोला तू जा रहा है बस? मैंने बोला हाँ मैं जा रहा हूँ। अब असल वजह ये भी थी कि मैं इसके पास 2 दिन तक जब मैंने कॉल नहीं उठाई थी इसकी, जब इसने मेरे साथ वो किया था सैलरी का मामला, तो ये मेरी गाड़ी की चाबी इसके पास थी। अगर मैं डायरेक्ट उसको फोन पे बोलता कि मैं काम छोड़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरी गाड़ी की चाबी भी इसने नहीं देनी थी, क्योंकि जब एक बंदे की बॉडी होती है ना, जब एक बंदे का मोटा शरीर होता है तो उसके साथ उसका एक मोटा दिमाग भी होता है, तो बदमाशी पे उतर आता है। बिल्कुल इलॉजिकल बात हुई। बंदा इसको 4-5 दिन अपनी गाड़ी दे सकता है, जो बंदा इसको 150 इतनी बड़ी बाइक इसको ऐसे ही दे सकता है, वो बंदा इसकी इस गाड़ी का करेगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पास सिविक भी है, अट्राय है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे पास गाड़ी। तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं मना कर सकता था कि फाद भाई मैं नहीं आ रहा काम पे, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, मुझे वो दे दो। ऑफ कोर्स ये मना करता, बदमाशी दिखाता, बोलता मैं नहीं दे रहा गाड़ी की चाबी, जो करना है कर ले। अच्छा, ये यहाँ पर डायरेक्ट चोरी का इंजाम डाल सकता है, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता कि मैं कल नहीं आऊंगा। अगर ऐसा मामला हुआ कि मैं अगर थोड़ा बहुत भी गुस्सा करूं या फिर कुछ मैं बोलूं हाथा भाई पे अगर बातें उतर आए, तो जाहिर सी बात है वो उतना मोटा बंदा और मैं कहाँ पे। वाह क्या स्क्रिप्ट है। डर इसे ये था कि इसके मैं चट्टे पट्टे सब जानता हूँ, क्योंकि ये बात अच्छे तरीके से जानता है। ये काम छोड़ने के पीछे रीजन जो है वो सैलरी नहीं या रूल्स नहीं थे, कुछ और ही था जो इसने आपको नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा। जब एक बंदे ने मुझे इतनी बात बोल दी इलॉजिकल कि मैं तुझे सिर्फ खुशी से पैसा दूंगा, अब अगर मैं उस चीज पे एग्री भी होता तो आगे मैं किस जवाब से मैं बोलता कि मैं उस चीज पे एग्री हो गया। अगर ये खुशी से मुझे 100 रुपए भी दे देता उस 9 महीने की मेहनत की, जो कि 1,80,000 रुपए बन रहे थे, तो मैं क्या करता? मेरे ऊपर तो यही आता कि तुमने एक्सेप्ट क्यों की। यहाँ पर वही इलॉजिकल बात कर रहा है जो 195, इसके पास उसका कोई प्रूफ नहीं। ठीक है, और मैंने बोला कि मैं चैनल की जो आपने बकायदा में बात बोली थी सारी बढ़ाने की, उसका क्या? अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है।
जब तुमने माइंड बना ही लिया था छोड़ने का, तो ये सारी चीजें करने का क्या मकसद था? सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट में लाइंस ऐड करने के लिए? क्योंकि मैं बातें पूरी क्लियर करने गया था, मैं डरने वाला नहीं था कि मैंने बोला कि मैं नहीं बोल पाऊंगा वो। यार तुम कहना क्या चाहते हो? बार बार तुम अपनी स्क्रिप्ट भूल जाते हो। कभी तुम कहते हो कि मुझे इससे डर लग रहा था, कभी कहते हो कि मैं डरने वाला नहीं था। वो बात स्क्रिप्ट में क्यों नहीं ऐड की जिस बात का तुम्हें असल में डर था? इसने बनाना शुरू करती है रूल, जैसा कि इससे पहले भी जो उसने पिछले साल मेरी शादी बनाई थी रूल बनाए थे, और इस बार भी रूल बनाएगा। इसने मेरे पर बहुत सारे रूल बनाए थे जो कि मैं इधर लगा रहा हूँ। सारी चीजों पर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला ठीक है चलो कल से मैं आता हूँ, देखते जो भी मामला होंगे। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ली, मैं बाइक में आया था और फिर मैंने गाड़ी में जाना था चाबी लेके किसी तरह, और मेरी मुन्ना शपाटर जो है तो जो 50 बाइक है वो उसी के पास गाड़ी में थी। मैंने गाड़ी की चाबी, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं अपनी घर की तरफ निकल गया। चले अब आते हैं रूल्स पर, जो कभी इसने फॉलो ही नहीं। और मजे की बात यह है कि जो ये स्क्रीन पर शो कर रहा है यहाँ पर रूल्स, वो भी इसी के लिखे हुए हैं, इसी के हाथों की टाइपिंग है। मतलब इसकी इसमें पूरी रजामंदगी शामिल थी। अब यहाँ से वीडियो बहुत गौर से देखिएगा आप लोग। रूल नंबर 1 छुट्टी और लेट आने से रिलेटेड है, जो कि कभी इसने फॉलो नहीं किया। और ये बात मैं आप लोगों को स्टार्ट में बता चुका हूँ। और हमेशा इसके पैसे इसी चीज पर ही कट होते थे। और रूल नंबर 1 पे ही मैं ज्यादा सख्ती करता था। जो इसके पीछे रीजन था वो ये था, जो ये एक बंदा यहाँ से जाने के बाद अपने मुंह से खुद बता रहा है, जो रात को 2, 3, 4 बजे तक सोता था, वो सुबह वक्त पर कैसे आ सकता है? और अब जो मैं बात रखने वाला हूँ वो गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं खुल के नहीं कह सकता और मेरी ऑडियंस में बच्चे भी शामिल है। मैं यहाँ पर ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर कर दिया कि हकीकत बताने पर कि रूल्स को सख्त करने की वजह थी क्या। उसामा जिन गलत कामों में पड़ा हुआ था, अगर मैंने वो यहाँ पर बता दिए तो शायद ये अपने वालिदैन से नजरें भी ना मिला पाए। इसका मोबाइल टोटली घटिया और गलीज चीजों से भरा हुआ था। प्रॉपर वो चीजें इसने डाउनलोड तक की हुई थी। अब मैं यहाँ पर खुल के नहीं कह रहा, आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, आप लोग मैच्योर हैं। मैं इसको कई बार अकेले में बिठाकर समझाता था, इसको बड़े भाइयों की तरह समझाता था, और इसको मेरी बातें बुरी भी लगती थी, मगर ये फिर भी नहीं समझा। इसने अपने मोबाइल में जो है ना प्राइवेसीज लगाना शुरू कर दी। क्योंकि हम लोग सब साथ होते थे, सोनू भाई, आशिर, इकरान, इन लोगों भी आप लोग सब जानते ही हैं। हम लोगों का आपस में भाइयों वाला रिश्ता था, तो हम एक दूसरे का फोन जो है ना वो ऐसे इस्तेमाल कर लिया करते थे। सबके पासवर्ड जो है वो एक दूसरे को पता थे। ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो छुपाने वाली है। लेकिन उसामा जो है ना वो अब अपने पासवर्ड्स वगैरह वो छुपाने लग गया था। मतलब सुधरने के बजाय और ज्यादा गलत चीजों में पड़ता चला गया। और मुझे जो है ना वो इस चीज का अंदाजा हो चुका था, जिसकी गवाही ये लोग भी देंगे। यार मैं तो खुद इस बात का गवाह हूं कि तुम बड़ा जोर करते थे कि यार टाइम पे आओ, टाइम पे आओ। वो टाइम पे नहीं आता तो सैलरी तो कटेगी। क्यों नहीं आते थे भाईजान? 2, 3 बजे, 4 बजे तक वो टाइमिंग उसकी होती थी 12 बजे की। 12-11 बजे, बाजू का 10-9 बजे भी छोड़ देते थे। लेकिन अगर वो जा रहा था तो जल्दी सोता नहीं था। हाँ। वो लगे हुए होते थे। भाई अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं सच कहता हूँ, जो मैं पूछूंगा आपसे बिल्कुल सच और झूठ उसमें कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं तुम लोगों के सामने दोबारा रिपीट करता हूँ। सोनू भाई आप एक बात बताओ, उसके फ़ोन के अंदर वीडियोस होती थी? नहीं थी उसके फ़ोन के अंदर। और उसके फ़ोन में नंबर होते थे, जैसे वो उनको राब्ता करता था कि भाई ये यहाँ पे आके मतलब उनको उनके पास जाना या कुछ इस तरीके से। आप देखते थे ना मामला? बात तो करता था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों ने सुन लिया, सोनू भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने सुन लिया। सोनू भाई को इसलिए मैं गवाह के तौर पे पेश किया कि आप लोगों को अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक गवाह के तौर पे मैंने उनको लेकर आया कि यार सोनू भाई आप बताओ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एक एलिगेशन नहीं लगा रहा उसके ऊपर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये चीज़ जो है ना मैं इन दोनों के सामने बैठ के भी कह रहा हूँ। भाई अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के जो मैं बोलूँगा वो सच बोलूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, उसामा के मोबाइल में कुछ अजीब सी और कुछ जो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मैं इस जगह पे वो बता दूँ ना कि वो ऐसी चीज़ें वो अपने फ़ोन में रखता था, तुमने देखा अपनी आंखों से? कुछ ऐसी चीज़ें देखी? या किसी महफिल में बैठे हैं, उल्टू पटांग हरकतें देखो लड़के हैं कर रहे होते हैं, तो मैं फ़ौरन पॉइंट आउट करता था तुम लोग तीनों को, फ़ौरन रोक देता था। और एक और चीज़, हाँ अब मैं डायरेक्ट मुंह पे बोलता था, मैं बोलता था किन हरकतों में लगे हो अल्लाह ताला का अजाब आएगा तुम लोगों को। क्योंकि मैं तुम लोगों को एक बाहर कराता था कि यार पॉइंट आउट करता था कि यार ऐसी चीज़ें मत करो, अल्लाह ताला को नापसंदीदा चीज़ें, उन चीज़ों से दूर हो जाओ। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब हराम रिलेशनशिप हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई कि मैं रोकता था नहीं रोकता था, बताओ ईमान से, हर चीज़ को रोकता था। हालांकि मेरा बनता नहीं है, तुम लोगों को मेरा खून का रिश्ता थोड़ी है कोई, लेकिन तुम लोग मेरे दोस्त हो। लेकिन मौला अली का कौल है, दोस्तों से जो सोहबत होती है ना, इंसान उससे सोहबत से पहचाना जाता है। कल को अगर मैं किसी के महफिल में बैठा हूँ, वो बोलेंगे यार इकरान और आशिर तुम्हारे दोस्त थे और उसामा तुम्हारे साथ काम करता है, यार वो तो ऐसा है, तुम भी ऐसे हो क्या? तो मतलब सोहबत का असर पड़ता है ना।
मतलब आप इस चीज़ में तो हमें रोकते थे कि मतलब अगर मेरे साथ हो जब तक नहीं करो ये सब। ऐसी चीजें नहीं ऐसे करो। भी मना करते थे आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जाओ, पॉड वगैरह नहीं पियो, लड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ो। इवन कि मैंने भी इसको कहा कि इन चक्करों में, इन गलीज चक्करों में मत पड़ो, चेहरे का नूर भी तुम्हारा सब चला गया है। मैं इसको एक बात कहता था कि अगर तुम शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल नहीं ट्रिपल कर दूंगा। मैं इसको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी था। असल हकीकत इसकी जॉब छोड़ने की ये थी क्योंकि मैं इसको हर गलत काम से रोक रहा था और हर गुजरते दिन के साथ ये इतना खराब होता चला गया। ये बाकायदा चैट्स पर डीलिंग कर रहा होता था। एक दो बार बाकायदा खुद मैंने अपनी आंखों से इसको देखा। एक ये भी रीजन था कि इसकी सैलरी बढ़ाते हुए मुझे डर लगता था। और अगर तुम ये सुनने के बाद इस बात से डिनाई करते हो तो ये बात तुम याद रखना, इस वक्त तुम इतनी पाक जगह पर बैठकर लोगों से झूठ बोलोगे। अब इसी दौरान इसको पॉट पीने की आदत भी पड़ चुकी थी। रूल नंबर 2 इसी पर है कि पॉट पीना बंद करो। शुरू में जब ये पीता था पॉड तो मैं खुद ही उठकर चला जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको इतनी ज़्यादा लत पड़ गई थी पॉड की कि अगर मैं कभी ऐसे पॉड छुपा दिया करता था ना तो ये तड़पने लग जाता था। इससे काम ही नहीं होता था। गाड़ी में, रूम में, हर जगह ये पॉड पीता था। इस तरीके की चीज़ों से हमें भी बड़ा नुकसान होता था, हमारा इंप्रेशन भी बहुत खराब पड़ता था। इसी वजह से मुझे रूल्स सख्त करने पड़ रहे थे। मेरी मुन्ना शपाटर जो है तो जो 50 बाइक है वो उसी के पास खड़ी हुई थी। तुम्हारी बाइक मैंने जिस हाल में ली थी मैं उसी हाल में तुम्हें वापस करूंगा। वो बाइक इसी की रजामंदी से ली थी। अगर इसे कोई मसला होता तो तब भी ये बोल सकता था और उस बाइक को लेकर कभी हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो फिर दिखा दो, मुझे शो करा दो। और अगर तुम ये कहते हो कि मुन्ना शपाटर पे जो वीडियोस बनाई हैं उसके पैसे दो, तो वो जो मेरे फेस पे तुमने लॉन्ग वीडियोस 52 अपने चैनल पर बनाई है तो 52 लाख रुपीस तुम पहले में मुझे दो। मैं घर पे गया और मैंने अपने मुंह से बातचीत की। मेरे बोला बस सही है, जब एक बंदा इतने रूल लगा रहे, तेरी पाबंदी करा है, तो मुझे ये बताओ कि तुम एक यूट्यूबर के पास काम कर रहे हो, एक सैलानी के पास काम कर रहे हो। क्योंकि आपके वालिद साहब को रूल्स के पीछे की हकीकत नहीं पता थी। और जब मैं इसके घर के नीचे आधे घंटे का सफर तय करके जाता था, धूप में होता था, मैं कभी इसका रास्ता 15 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 2 घंटा, कभी तो ये भगोड़ा गायब ही हो जाता था। ये भी तो बताओ भगोड़े उसामा, अब 15 दिन के तुम्हारे कैलकुलेट करने के बाद ऑफ मिला के और सारे मामलात मिला के जो हिसाब बनता है तुम्हारा 14,588 रुपीज। तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो और अपनी बाइक और अपने पैसे ले जा सकते हो। वो मेरे पास अमानत है तुम्हारी, उसको तुम तक पहुंचाने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि भगोड़े तुम हो, मैं नहीं। और अगर इन पैसों के अलावा विदाउट एनी प्रूफ पुरानी चीजों के पैसे मांगते हो जिससे रिलेटेड हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं, तो ठीक है, वो पैसे भी मैं एक शर्त पे देने के लिए तैयार हूं। और वो शर्त ये है, तुम लॉन्ग वीडियोस के जो 52 वीडियोस हैं उनके 52 लाख रुपीस दो। और शॉर्ट वीडियोस का तो मैंने अभी हिसाब ही नहीं लगाया। जो मैं सितंबर की 15 तारीख को उससे सारी बातचीत क्लियर करने गया था, इसने बोला कि मैं तुम्हें वो पैसे भेज रहा हूँ, यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा और यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा। फिर इसको मैंने अपना बैंक अकाउंट भेजा। मैंने बोला कि यार मुझे मेरे 15 दिन के भी पैसे दे दो। तो इसने बोला ओके मेरे पास हमारा बैंक अकाउंट आ गया है। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे भेजकर बता देना। फिर उसके बाद मैंने इसको इतने मैसेज किए कि इसके बाद इसने मुझे जवाब ना दिया और ना ही मेरे इसने पैसे भेजे। आपने जो खुद इतने मैसेजेस किए वो शो करवा दिए, और जो मैं 2 दिन तक आपको लगातार कॉल्स करता रहा वो शो नहीं कराया आपने। मुझे मैसेज करके बता दे कितने बजे तक तू आएगा। 12 तो बजे हैं, सही है भाई। मुझे बता दे, अगर तेरा नहीं है तो मुझे बता दे भाई। पंचायत है, मैंने जो है ना सबको बुला लिया है, ऐसा है यार बात भाई सही नहीं है कि मैंने घर जाके थोड़ा सोचा, ये वो रूल्स देखे मैंने, तो इतने रूल्स मुझे नहीं समझ आए, ठीक है, तो इसलिए यार बन नहीं पाएगा फिर हमारा मामला ना। तो मैं बोला अभी फिर आपको बता दूँ ताकि क्लियर हो जाए बात। भाई यार, ये सब चीज़ें पहले सोचनी चाहिए ना, बैठे हुए तो उस वक्त सोचना चाहिए था। मसले खत्म नहीं हो रहे यार, लगी भाई उस वक्त तो मैं लिखे जा रहा था ना, उस वक्त इतना दिमाग नहीं था, वो बैठे हुए थे हम लोग सीरियस। तो मैं घर आके देखा, मैं बोला नहीं यार ये तो मुश्किल है भाई सारा मामला। उस वक्त बात ही नहीं हुई, मैं बोला था भाई पर हो जाती, फिर बात ही नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैंने फिर बोला चलो ठीक है यार। ये तो बिल्कुल नॉन सीरियस पेपर है यार। ये सारा चीज़ तो हम लोगों ने डिसाइड कर ली थी, फाइनल हो गया था सारा कुछ। तो तू बोला मैं घर जाके देखूंगा, ये होगा वो हुआ, फिर मैंने सोचा ये तो गलत बात है बिल्कुल। और मैंने तुझे बोला था कि भाई देख 2 महीने पहले जो है ना, अगर कोई मामला हो, कुछ भी हो तेरे दिल में, जो भी हो, छोड़ना है या आना है, कुछ भी है भाई, 2 महीने पहले जो है ना ये सारे मामला करो। क्योंकि देखो मैंने भी अपने मामला देखने होते हैं, हर चीज़ को पहले मैंने वो करना होता है। अभी देखो कितना नुकसान हो गया, 6 दिन से जो है ना कोई काम नहीं हो रहा, 6-7 दिन या 10-12 दिन से कोई काम नहीं है, एक मिसाल है। अब जो है अब समझ लो इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, इसको और तूल चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है आपने पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन की। मैं तो आपके आसरे में, क्योंकि आपका काम था ये सारी हैंडल करना, मैं आपके आसरे में बैठा हुआ था। अब अचानक से आपने जो है ना ये दोबारा से किया। अब जाहिर सी बात है मैं अपने मामला को सीधे करने के लिए कोई ना कोई तो इंतजाम करूंगा ना, जाहिर सी बात है जिम्मेदारी थी आपके सर पे। अब वो जिम्मेदारी से फौरन से आप पीछे हट गए। फौरन से क्या आपने ना कोई इन्फॉर्मेशन दी ना कुछ दिया। आप मतलब पूरे आपने सुबह 10 बजे से लेके एक मिसाल 12 बजे से लेके और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4-4:30 बजे, तकरीबन 4:30 बजने वाले। तो अब जाके तुम जो है 4:30 बजे बोलोगे मेरे साथ ऐसा सीन है। अब वो जो पूरा दिन का टाइम पीरियड था, सारे लोगों को बुलाया, सारी पंचायतें, सारी अरेंजमेंट की, कहानी चीजें लेकर आई, किया मैंने। चल भाई आ रहा होगा चल तू अगर 4 बजे आता, मैं अपने मामला भी कर रहा था, वो इंट्रो वगैरह ये सब चीजें ले रहा था, लेकिन जिम्मेदारी तो असल तेरी थी ना, एडिट की इन सब चीजों की। तो वो अचानक से तो पीछे हट रहा है। तो ये चीजें जो है ना थोड़ी सी ये चीज मायने करती है, अनप्रोफेशनल वाली हरकत की, और बहुत बुरा लगा मुझे। खैर अल्लाह खुश करे। जब ऐसा मुझे 1 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मिशकात भाई के पास गया। तो इन्होंने मुझे बात भाई का नंबर दिया। फिर बात भाई को मैंने कॉल की, बात भाई को मैंने सारे मामला बताए। बात भाई ने बोला चलो ठीक है उसामा मैं करता हूँ। ठीक है, अब इबाद भाई की बात है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल है? उसामा मेरे साथ अभी बीच में कुछ मैटर हो गया था, इस वजह से ये मोबाइल मेरे पास नहीं था। वही जो मेरे मामला चल रहा है, अभी मैंने उठाया, ये व्हाट्सएप चेक किया तो सारे जितने भी मैसेज आए हैं सबको मैं एक करके रिप्लाई कर रहा हूँ। बाकी ये कि
अभी इंशाल्लाह एक मुलाकात रखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, खाना भी खाते हैं साथ में, और आपके जो ये मामला हैं ये फाइनल करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद भी ये मिलने के लिए राजी नहीं हुआ क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, क्योंकि ये एक नंबर का झूठा भगोड़ा था। बोला था कि तुम और फाहद को मैं सामने बिठाता हूँ, जो भी मामला था वो क्लियर करता है। मैंने बोला सही है। अब ये था कि मेरे अबू भी सारे मामला पता था कि मेरे अबू ने बोला कि तुम अकेले नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने बोला सही है। फिर हम लोग मिलने गए सुबह 11 बजे ऑफिस, तो जहाँ पे इनके अबू भी बैठे हुए थे, इबाद भाई भी बैठे हुए थे और फाहद भाई भी आए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सारी बातचीत हुई और बड़ी लंबी और बातचीत ये उस वक्त की बात कर रहा है जब ये पहली बार मिलने आया था जॉब छोड़ने के बाद। हुई। इनके अबू ने ये बोला था कि उसामा तुझे 195 नहीं, तुझे पूरे 2 लाख रुपए दिलवाऊंगा, तू टेंशन नहीं लेना, तुझे तेरा हक मिलेगा। इनके अबू ने अल्लाह गवाही की यहाँ तक ये बात की थी। मैंने बोला मेरे अब्बू को इस बात की बिल्कुल जीरो नॉलेज थी, तो फिर मेरे अब्बू ने बच्चा समझ के उसको कहा कि बेटा तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे अगर 1,80,000 है या 1,90,000 है, मैं तुम्हें 2 लाख दिलवाऊंगा। मेरा बेटा किसी के पैसे नहीं लगता, वो दे देगा, आप बेफिक्र हो जाओ। लेकिन उनको असल हकीकत तो पता ही नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी मैंने 4 लोगों के सामने इसको जलील करना मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसके बारे में एक एक चीज़ सारी पोल पट्टी इसकी खोल के रख दूं। और ये मैं आज भी ना करता अगर ये मुझे इतना मजबूर ना करता। लेकिन तूने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि तू अपने मतलब की बातें बताकर लोगों से सिंपैथी हासिल करके लोगों को मैनिपुलेट कर रहा था और उनसे सिंपैथी हासिल कर रहा था। ये वीडियो मेरी पहली और आखिरी डिटेल वीडियो है इस मामले को लेकर। इसके बाद मैं इस मामले को लेकर ना मैं खुद को क्लियर करूंगा और ना मैं सिंपैथी लूंगा जैसे तुम लोगों की सिंपैथी ले रहे हो। मेरी तरफ से ये मामला यही वाइंड अप होता है। मेरा ना तुमसे कोई वास्ता है और ना तुम्हारा अब मुझसे कोई वास्ता है, सब खत्म। और एक और मिसअंडरस्टैंडिंग इस सैफ बच्चे को लेकर है कि मैंने इससे वीडियो एडिट करवाई और इसको पैसे नहीं दिए। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। इसको मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट से पूरे 10,000 रुपीज़ इसको सेंड किए थे। डेट भी आप लोग सब देख सकते हैं। और अब मैं अपनी YouTube फैमिली से स्पेशली एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे इस फील्ड में काम करते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। आप लोगों में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मुझे फन से देख रहे होंगे, यानी 9-10 साल पहले से। तब मेरे फेस पे ये दाढ़ी भी नहीं थी और मैं छोटा सा बच्चा था। इतने साल मैंने आपको और आपके बच्चों को एंटरटेन रखा अपने फनी कंटेंट के जरिए। और आज भी आप लोग जब मुझसे मिलते हो तो इतनी मोहब्बत देते हो। कभी भी दोनों तरफ की कहानी जाने बगैर किसी को जज मत किया करें। इसी तरीके से आपका भाई एंटरटेन करता रहेगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। और यहां पर मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं। अब अगर ये काम के लिए कहीं जाता है और या कोई इसको काम के लिए हायर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाइएगा और ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट, प्रूफ के साथ वीडियो भी बनाइएगा। क्योंकि 2 साल इसने मेरे साथ काम किया, बल्कि ना सिर्फ इसको मैंने काम सिखाया और बड़े भाइयों की तरह इसको लेकर चला। 1000 और चीजें हैं जो मैंने इस वीडियो में इसको डिस्कस किया ही नहीं। तो जब ये मेरे साथ इतना कर सकता है और इस हद तक गिर सकता है तो फिर ये आप लोगों के साथ तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक बात तो मुझे बिल्कुल रियलाइज हो चुकी है कि ये फेम के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो अब ये जिसके साथ भी काम करे एक एक चीज प्रूफ के साथ वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखें।